मैकेनिकल 2016 पास आउट है, जो हमारे यहाँ पे काम करते थे, एंड देन ही ही स्विच टू डिफरेंट कंपनी, और उनको सैलरी था 20 LPA प्लस उनको सीधा। मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि आप मिनिमम एक्सपेक्ट मैं बता सकता हूँ, मैक्सिमम मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसका। बवाल मचा के रखा है इसमें। तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा क्यूरियोसिटी से, और पता चला कि हाँ भाई ये फील्ड है, डेडिकेटेड फील्ड है, मतलब बहुत बहुत बड़ी मतलब चीज है का। अनइमेजिनेबल एप्लीकेशन है, किसी ने कभी जिंदगी भी नहीं सोचा था कि। तो सबसे पहले तो सौरभ भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोनर्स। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपनी इस वैल्यूबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मतलब मैं प्रिविलेज समझता हूँ कि मैं ये आपके प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे पाऊंगा। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चले। जैसे कि मेरा नाम आपको पता ही है, सौरभ निकवाड़े। तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जो 2016 ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। सो वही मतलब मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादातर लोगों के एडवाइस की वजह से ले लिया गया था, टू बी ऑनेस्ट। एंड फिर धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वही रीजन था। एंड ग्रेजुएट होने के बाद आई डिड नॉट लाइक द फील्ड, आई मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, और फिर मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत सुना था कि इसमें मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको जाना चाहिए ना। एंड फिर मैं मेरे दोस्तों के जरिए एक थोड़ा इनिशियली मैंने काम किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, बट देन आई वाज मोर इंटरेस्टेड, आई वाज एक्सप्लोरिंग एक्चुअली, थोड़ा क्यूरियोसिटी आ गया था कॉलेज से निकलने के बाद कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई आई जॉइंड इनटू सॉफ्टवेयर कंपनी एज एन एनालिस्ट। तो वहाँ पे मतलब ज्यादा कोडिंग वगैरह कुछ नहीं काम था, मेरा मैनेजमेंट रिलेटेड रोल था। बट वहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज था कि वहाँ पे बहुत इनकमिंग आता था। तो मैं बताता हूँ, एक मार्केट सर्वे कंपनी है, तो जहाँ पे वो सर्वे का डेटा लेते हैं और मैन्युअली वो सेग्रीगेट करते डेटा। फॉर एग्जाम्पल, विच मोबाइल फोन कंपनी डू यू लाइक, तो वन प्लस हो गया, आईफोन हो गया, तो ऐसा लोग इनपुट करते थे। तो मैन्युअली उसको सेग्रीगेट करना पड़ता था कि किसको ज्यादा वोट है, किसको नहीं आए, ये इससे क्या आपको इंसाइट मिल रहा है ना। तो वो प्लान करेगा कि कौन एक कहाँ से डेटा आ रहा है, किसको किसको जाना चाहिए, कौन इनकोड करेगा। तो प्लानिंग का मेरा काम था। तो वहां से मुझे डेटा के बारे में पता चला, एंड देन डेटा साइंस के बारे में पता चला। फिर मैंने थोड़ा खुद को अपस्किल किया, एंड देन आई वेंट इनटू द इंडस्ट्री। तो ये मेरा मतलब थोड़ा सा शॉर्ट जर्नी इनटू द फील्ड, और मेरे बारे में कि मैकेनिकल इंजीनियर से यहाँ कैसे आया और मैं क्या काम करता हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट जर्नी यार, दैट्स ग्रेट। या सो मतलब आप आपने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो आप करेक्ट। तुरंत इस सॉफ्टवेयर नहीं इंडस्ट्री में चले गए, या नहीं मतलब नहीं आपने नहीं, 1-2 साल मैकेनिकल के फील्ड में जॉब की थी? मैंने मैकेनिकल बहुत कम टाइम के लिए जॉब किया था। वो भी मेरे फ्रेंड है, उनका एक वर्कशॉप है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत काम करता था। मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैंने उनके हेल्प से बनाया था, तो जस्ट टू फील्ड का एप्लीकेशन जो पढ़ाई की उसके एप्लीकेशन के लिए मैं थोड़ा बहुत काम किया वहाँ पे। बट देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट, कि थोड़ा मास्टर्स मास्टर्स कर लेते शायद, डिफरेंट कॉलेजेस में जाते हैं ना। तो मैंने गेट के लिए 1.5 साल मतलब 2 बार, 2016 में तो पास आउट हुआ है, तो 2017 में ऐसे ही गेट दिए थे, मतलब इट वाज जस्ट कि देना है करके दे दिया। एंड देन 2018 के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो वहां पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो ऐसा लगा कि शायद मेरे थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कम पड़ जाएगा, और मैं थोड़ा तभी रियलाइज भी हुआ कि एकेडमिक सेटिंग मैकेनिकल का शायद मुझे सूट नहीं होगा। तो आई वॉज एमिंग फॉर IIT कानपुर में एक MBA प्रोग्राम होता है। तो मेरा एम वो था कि उसके ओके। लिए कुछ 58-59 मार्क्स कुछ गेट में चाहिए रहता है। तो मेरा एम वो था कि ये पढ़ाई करूँ, ये क्रैक करूँ। लेकिन जिस दिन मैंने एग्जाम दिया, उस दिन आई रियलाइज कि शायद मैं 2 या 3 मार्क्स से मेरे को शॉर्ट पढ़ने वाला है। तो इमीडिएटली जिस दिन मैंने एग्जाम दिया, फेब फर्स्ट वीक में, फेब सेकंड वीक में मैं सर्च करने लगा, दोस्तों से बातें करने लगा कि तब तक मुझे रियलाइज हो गया था कि आई वांट टू मे बी वर्क इनटू मैनेजमेंट बिजनेस या IT फील्ड में जाना था। कुछ सोच थोड़ा प्लान बी टाइप बना के रखा था। और फिर इमीडिएटली मैंने लोगों से हम्म। फ्रेंड से रेफरल लिया, और मैं उगम मतलब एक सॉफ्टवेयर कंपनी, वहाँ पे मैं जॉब करने के लिए लग गया। तो मैंने ग्रेड का प्रिपेयर किया, मार्क्स भी अच्छे हैं मुझे एक्चुअली, मार्क्स 50। मैं रैंक कुछ 2000 3000 2500 के आसपास था, और मार्क्स कुछ तो 54-55 के आसपास थे। बट इट वाज स्टिल शॉर्ट ऑफ समथिंग जो मुझे एम करना था। एंड आई वाज लाइक कि अभी थोड़ा सोच के करेंगे आगे जो करना है। थोड़ा इंटरेस्ट जो फील्ड में है, थोड़ा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि टाइम में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रही है मेरे पे।
तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड हम्म। देन आई थॉट ऑफ गेटिंग इनटू दिस फील्ड एंड नॉट, तो ये थोड़ा जर्नी उसके बारे में है। ओके ओके ओके, काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ मतलब ये सर। बहुत मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उनका ऐसे ही जर्नी होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि एट दिस टाइम बहुत स्केर्स है जॉब, और पे भी ठीक ही है, तो इसलिए एंड व्हेन यू सी आपके कंपेटिटर्स, आपके दूसरे फील्ड के जो कंप्यूटर्स के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक जो भी है अर्निंग गुड अमाउंट, तो आपको थोड़ा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। उसके हिसाब से आई वाज स्टार्टिंग, आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज अदर थिंग्स एंड ऑल। सो सबसे पहले तो भाई आप ये बताइए, मतलब ये डेटा साइंस एग्जैक्टली है क्या? ओके, तो मतलब आप सिर्फ इंटरनेट पे जाके पढ़ोगे तो इट इज वेरी क्लियर कि डेटा से आपको इंसाइट्स निकालना है ना, बट आप जितना डीप में घुसते जाओगे उतना कंफ्यूजिंग होता जाता है। तो जस्ट टू गिव यू सबको ओवरव्यू देने के लिए कि एग्जैक्टली फील्ड क्या है, तो मतलब आप जो इंटरनेट पे पढ़ोगे वो ये कि डेटा बहुत सारे, पूरी दुनिया में लोग स्पेशली फ्रॉम 2010 से सब लोग डेटा जमा कर रहे हैं एंड दे आर पहले टू कीप, पहले तो सिर्फ ये देखने के लिए डेटाबेस मतलब इंफॉर्मेशन रखने के लिए लोग जमा करते थे, बट लोगों को पता चला कि ये डेटा से हम बहुत सारा कस्टमर के बारे में या जो जिनके भी बारे में वो डेटा स्टोर कर रहे हैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर जैसे जैसे ये फील्ड मच्योर होते गया तो लोगों को पता चला कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स अप्लाई करके प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बिल्ड कर सकते हैं। तो फिर ये पूरा एक फील्ड डेटा साइंस जो टर्म है वो 2010 में है, लेकिन 10 के बाद आया, लेकिन ये पहले से ही बहुत यूज होते आ रहा था। तो डेटा साइंस बेसिकली ये है कि आप कंपनी में जो भी किसका भी डेटा स्टोर्ड है उसको लेके आप उसका यूज कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को मतलब कस्टमर टारगेटिंग होता है फॉर एग्जांपल, तो लोगों को पता होगा कि ये, और जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आप अमेजोन पे जाते हो, ठीक है, आप एक कोई मोबाइल सिलेक्ट करते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हो, तो आपने वो बाय कर लिया, आपके कार्ट में डाल दिया, लेकिन अगले दिन आपको रिकमेंडेशन आ जाता है वही प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये कैसे हो रहा है? तो जब भी आप वो प्रोडक्ट सर्च करते हो कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया वॉशिंग मशीन, तो सर्च किया तो उसके रिलेटेड सारे अलग अलग रिकमेंडेशन वॉशिंग मशीन के आ जाएंगे। तो जो बैकएंड में है मतलब वो लोग स्टोर करते हैं, कंपनी स्टोर करता है कि आपने क्या सर्च किया है, और उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन आते हैं, आपको गूगल पे एड्स आना चालू होता है। आप जैसे कि आपने आपने भी कॉमनली नोटिस किया होगा कि आपने कुछ टर्म टर्म यस डाला यस। होगा सर्च करने के लिए इंटरनेट पे, और अगले दिन से फिर आप कुछ भी कर रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो तो आपको उसके रिलेटेड एड्स आ रहा है, या फिर आप कोई भी वेबसाइट पे सर्च करो तो आपको उसके रिलेटेड ऐड आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो पीपल आर मेकिंग यूज ऑफ डेटा एंड ये आपको ये डेटा से वो आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशंस होते हैं जो भी होता है वो डेटा से होता है। अभी डेटा में एनालिटिक्स होता है जिसमें सिर्फ डेटा को लोग स्टडी करते हैं और इसके बेसिस पे अलग अलग इंसाइट्स निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एरिया में इस ये तरीके के लोग हैं, ये फाइनेंशियल मतलब ये इतने इनकम के ऊपर के लोग हैं जो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बाय कर रहे हैं। तो एनालिटिक्स का पार्ट हो गया। फिर वो कंपनी वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना चालू कर देती है वहां पे, तो एनालिटिक्स हो गया। और दूसरा फिर पार्ट है मशीन लर्निंग करके बोलते हैं। तो मशीन लर्निंग में ये होता है कि ये डेटा से आप पास डेटा को स्टडी करके, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फाइनेंशियल डोमेन का प्रॉब्लम है कि मैं लोन लूंगा या नहीं लूंगा। तो आपने क्रेडिट स्कोर सुना होगा, या फिर लोगों का आपको लोगों का लोन एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है, तो डेटा के बेसिस पे हो रहा है, करेक्ट। तो फिर ये लोग डेटा जमा करते हैं और प्रिडिक्टिव मॉडल बनाते हैं कि ये पास्ट हिस्ट्री है एक कस्टमर की हमारे, तो ये हिस्ट्री के बेसिस पे क्या उसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आगे ये लोन डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे काफी प्रिडिक्टिव ओके मॉडल्स ओके। बनाए जाते हैं जो जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। और फिर उसके और डीप पार्ट है डीप लर्निंग करके बोलते हैं। तो डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, बट ये पूरा मैथमेटिकली इन्वॉल्व है इसमें। इसको ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं लोग कि अंदर न्यूरल नेटवर्क्स करके बोलते हैं, उसके जरिए लोग वो अपने आप फिगर कर लेता है कि इसका बेसिस पे कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या प्रिडिक्ट होने वाला है ना। तो ये तीन टाइप का एनालिटिक्स ओके है, ओके ओके। मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग में डीप लर्निंग है। तो ये तीन टर्म्स आपको, मैं इसमें बहुत सारा और चीजें हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिस्ट, बहुत बहुत कुछ चीजें, लेकिन ये तीन टर्म जो है ये बहुत कॉमन है जो आपको सुनने में मिलेगा। तो जैसे ही आप रिसर्च करना चालू करोगे ये फील्ड के बारे में तो आपको ये तीन टर्म्स कॉमन आएगा। तो ये बेसिकली डेटा डेटा जितना भी अवेलेबल है किसी भी चीज का, उसको लेके आप बिजनेस को कैसे प्रॉफिट दिला सकते हो, कैसे कस्टमर्स ज्यादा लेके आ सकते हो, या कैसे कस्टमर्स को जाने से रोक सकते हो, या कैसे किसी को आपने कोई भी
प्रोग्राम कुछ कोई भी चीज आप बेच रहे हो उसको कैसे बढ़ा सकते हो या फिर कैसे टारगेट कर सकते हो, कौन से पूरा एनालिटिक्स यूज करके आप कैसे आप आपके बिजनेस स्टेक होल्डर्स मतलब जो कंपनी मैनेजमेंट है, सीईओ सीएफओ, इनको क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि आप मुझे बताइए कि आ, 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 कि ये क्वेश्चन का आंसर आप डेटा के जरिए दे सकते हो कि नहीं। और आप एज ए डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या जो भी आपका पोस्ट होगा, आपको आपका काम है ये आंसर देना डेटा के बेसिस पे, सिर्फ कोई असम्पशन के बेसिस पे नहीं। तो नंबर्स के बेसिस पे आपको आंसर निकालना है, इंसाइट निकालना है और देना है, उसको आप डेटा साइंस बोल सकते हो। और इसमें एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। आप एक बार रिसर्च करना चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके ओके, सो इससे पता चल रहा है मतलब डेटा साइंस में काफी कुछ है, मतलब बहुत बहुत बड़ी मतलब चीज है का। अनइमेजिनेबल एप्लीकेशन है, किसी ने कभी जिंदगी भी नहीं सोचा था कि मेडिकल फील्ड में इसका एप्लीकेशन होगा। डॉक्टर्स डॉक्टर्स भी ये चीज का हेल्प ले सकते हैं। एक क्योर डॉट ए आई करके कंपनी है जो मतलब फॉर एग्जांपल आप एक्सरे देखते हो, ठीक है, आप एक एक ह्यूमन जो है वो एक्सरे देखेगा और देख के बताएगा कि ये एरिया में, जैसे कि कोरोना वायरस का चल रहा है, आप सीटी स्कैन लेते हो चेस्ट का, करेक्ट, चेस्ट का सीटी स्कैन लेते हो, लंग्स का सीटी स्कैन लेते हो, फिर आप देखते हो कि हाँ इन्फेक्शन यहाँ पे फैल गया है। तो एक ह्यूमन मतलब वो थकता है, फिर कभी उसका कुछ भी मतलब एक ह्यूमन के लिमिटेशंस होता है। लेकिन आप ये मशीन को सिखा दोगे किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, डेटा के जरिए, तो वो जो इंसान को एक रिपोर्ट देखने में 1 मिनट लगता है, तो वो मशीन को 1 मिनट में वो 1000 ऐसे स्कैन करके दे सकता है। तो ऐसे भी एप्लीकेशंस मेडिकल फील्ड में अप्लाई हो रहे हैं। और बहुत बहुत मतलब वही वही इस चीज की, इस फील्ड की ब्यूटी है कि मतलब असली जो प्रॉब्लम है, असली जो ह्यूमन लेवल पे प्रॉब्लम है, वो भी ये सॉल्व कर पा रहा है, जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था। सही कहा भाई आपने, क्योंकि ये चीज मैंने कहीं सुनी थी कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ डेटा। और बिल्कुल इसमें ये भी बोला गया था कि जितना ज्यादा जिसके पास डेटा है, समझ लो वो उतना ज्यादा अमीर है। जैसे गूगल गूगल कंपनी के बिल्कुल पास सबसे ज्यादा डेटा है, ठीक है, बिल्कुल और सबसे बड़ी कंपनी है गूगल। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब दुनिया की, आपने गूगल का एग्जांपल दिया, दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी और सबसे रिचेस्ट लोग देख लीजिए आप। जेफ बेजोस हो गए अमेजोन के मालिक, फिर गूगल में तो मतलब वो तो गूगल कंपनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, फिर फेसबुक हो गया। तो ये फैंग बोलते हैं इनको, मतलब फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये जो कंपनीज है, तो ये सबसे रिचेस्ट है क्योंकि इनके पास डेटा है। और डेटा को इनके इंजीनियर्स ने, डेटा साइंटिस्ट ने 10-15 साल से ये लोग एनालाइज कर रही है ये चीज। और जो भी आपके एडवांस्ड एप्लीकेशन जो भी आप देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ डेटा। आपको जो भी एडवांसमेंट 21st सेंचुरी में आप देख पा रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ डेटा एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मतलब अनइमेजिनेबल इसके एप्लीकेशन है। अभी भी ये फील्ड एक्सप्लोर हो रहा है, मतलब इसलिए आप देखोगे कि इसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, अभी बन रहा है धीरे धीरे। मतलब अभी बूम हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, इसलिए क्योंकि ये अभी एप्लीकेशन में फील्ड नया नया आया है। इसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बैचलर्स अब भी रिसेंटली आया है। जो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो इसका कोई बैच मतलब अंडरग्रेड में कोई प्रोग्राम नहीं था इसका, तो लोग प्राइवेटली यस प्रोवाइड यस करते थे, यस। कोई प्रोफेसर नहीं थे, कोई कुछ नहीं था, आपको खुद से पढ़ना पड़ता। अभी आ रहा है क्योंकि ये फील्ड का एप्लीकेशन बहुत जबरदस्त है। और लोग मतलब कहीं भी आप कोई भी फील्ड इमेजिन कर सकते हो जिसमें आपको जाना है, आप जा सकते वैसे तो भाई अभी आपने काफी कुछ इसके बारे में बताया, बट हो। फिर भी मैं इन डिटेल पूछना चाहूंगा कि इसका प्रेजेंट सिनेरियो में क्या एप्लीकेशन है, फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है, इसकी डिमांड क्या होगी, इसके बारे में आप कुछ बताइए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने एक एप्लीकेशन तो आपको बता दिया मेडिकल फील्ड, क्योंकि वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लगता है कि मतलब जो डॉक्टर्स को कुछ रिप्लेस तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो लोगों को ये डर है। एक सबसे पहले ये भी मतलब बोलना चाहता हूँ कि यस कि डेटा ये जो फील्ड है वो शायद कुछ सेक्शन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वो सेक्शन को रिप्लेस कर सकता है, बट वो सिस्टम को चलाने के लिए भी लोग चाहिए, तो आप उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि पूरा ही रिप्लेस कर देगा और टर्मिनेटर जैसा सिनेरी हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा वो चीजें। एंड मेडिकल में एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बोला, और दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप ये अपना आप हाईवेज पे जाते हो तो लोग बोलते हैं कि स्पीड आपका डिटेक्ट हो रहा है, या फिर कैमरे में लोग ये देख पा रहे हैं कि कितने स्पीड में कोई जा रहा है, या फिर आपका फेस डिटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हो, फेस बेस्ड रिकमेंडेशन, फेस बेस्ड अटेंडेंस। एक सिंपल एप्लीकेशन जो अभी रिसेंटली मैंने एक ये बनाया था, एक
खुद ही मैं एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसमें ये देख सकते हैं कि आपने मास्क पहना है या नहीं, और उसके बेसिस पे इसका एक सिंपल मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये एक प्रोजेक्ट जिसके बेसिस पे फिर एक अमेजोन स्टोर करके एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, जिससे लोगों को समझ में आएगा कि अमेजोन ने एक अपना स्टोर बनाया है, जहाँ पे आपका वो लोग फाइनेंशियल डेटा जो आप लिंक कराते हो वो सारा ऑलरेडी लिंक्ड होगा उसके उनके पास। तो आप वो अमेजोन स्टोर है, आप उसके अंदर जाओगे, वहाँ कोई भी लोग जो कैशियर होते हैं या जो आपका सामान काउंट करते हैं या कुछ होते हैं, कुछ नहीं होगा। आपको बस आपका ट्रॉली लेके जाना है, आपको सामान डालना है। आप जैसे ही बाहर आओगे, आपका जो डेटा है जो ऑलरेडी लिंक्ड है कंपनी डेटाबेस में, आपका ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ओके बढ़िया ओके एप्लीकेशन ओके। जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो कि आप अंदर जाओ, आप अपना सामान खरीदो, आप बाहर निकलोगे तो आपको आपका फेस डिटेक्ट कर लेगा, फेस से या डिटेक्ट करेगा आप कौन हो, आप आपके अकाउंट से या आपके अमेजोन वॉलेट से या कहीं से भी बैंक अकाउंट से जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। और आपको ना क्यू में रुकने की जरूरत है, ना आपको पर्सनल पेमेंट करने की जरूरत है, ना कार्ड की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत है। तो ये एक बहुत एप्लीकेशन अच्छा है जो लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो आप टेस्ला देखते हो, टेस्ला की जो गाड़ियां देखते हो कि ऑटोमेटिक ड्राइव हो रहा है, मतलब आपको कोई मैनुअल इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं, आपको सोर्स डालना है, डेस्टिनेशन डालना है, फिर वो ऑटोमेटिकली वो जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, ये बेसिकली इट इज यूजिंग अ फील्ड कॉल एज कंप्यूटर विजन, जो कि है बहुत सारे इमेजेस का डेटा लेके, इमेजेस और वीडियोस का डेटा लेके, और मतलब उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया है जो डिटेक्ट करेगा कि रोड कहाँ पे है और उसके थ्रू आपको गाइड करके जाएगा। फिर बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो ऐसे इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है कि वो डिटेक्ट करेगा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, अपने आप रुकना है, और जैसे ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाएगा वो सॉफ्टवेयर को फिर मिल जाएगा कि ये निकल गया है और आप वापस आगे बढ़ सकते हो। तो ये दूसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर आप जो गूगल ट्रांसलेट देखते हो कि आपने या तो कि आपने जैसे कि कई वीडियोस में देखा रहेगा आपने कि मैंने आप बाहर की कंट्री में गए हो, मुझे आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपने मोबाइल में आपने हिंदी में बात बोली, वही वो लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके निकल रही है और लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो दिस इज वन एप्लीकेशन। तो ये सुनने में मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सॉफ्टवेयर, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। तो ये तीन चार जो एप्लीकेशन है वो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब मैं स्टडी करता हूँ फील्ड को, लेकिन बहुत सारे और एप्लीकेशन जो कि जिसके बारे में मुझे मतलब अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये तो बहुत रियल वर्ल्ड और रियली यूजफुल यूज केसेस मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज केसेस, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा अपने कॉन्वर्सेशन में मैं वो डालते जाऊंगा, लेकिन ये तीन बहुत बेसिक और बहुत यूजफुल फीचर्स है जो डेटा साइंस से बनता है, मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ। सो भाई आपकी बात से तो इतना पता चल गया कि देखा जाए तो मतलब हर जगह इसका यूज है कि नहीं? बहुत मतलब क्योंकि बिल्कुल आप कहीं थोड़ा ना कहीं हर एक चीजों में ऑटोमेशन तो आ ही रहा है, और जहाँ पे बिल्कुल ऑटोमेशन है मतलब वहां पे कहीं ना कहीं डेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब अभी जैसे कि आप भी, फॉर एग्जांपल एक देता हूँ कि आप आपने नया बिजनेस शुरू किया है, तो आप वो स्केल करोगे बिजनेस। तो फॉर एग्जांपल आपको कहीं ना कहीं जो भी, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज को बेचते हो तो आपके पास इन्वेंट्री होगा। तो इन्वेंट्री का डेटा तो आपको कहीं ना कहीं रखना ही है। और जैसे आपका बिजनेस बड़ा बड़ा होते जाएगा तो इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करना है, कि कौन से सीजन में कौन सा इन्वेंट्री चाहिए, तो इसके लिए आप डेटाबेस तो बनाओगे, आपका डेटा तो स्टोर करोगे। और उसके बेसिस पे आप बिल्कुल लिखोगे कि बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एक कोई स्मॉल शॉपकीपर भी रहेगा, वो एक रजिस्टर बना के रखता है। तो जो रजिस्टर में उन्हें नोट करके रखता है वो भी डेटा ही है। बस वो डेटा को डिजिटली लगा के आपने टेबल में डाल दिया है, कहीं क्लाउड में रख दिया है, और उसका यूज कर रहे हो आप। तो छोटे आपको जितना बड़ा होना है, जो सबको होना ही है, मतलब आपको आप बिजनेस कर रहे हो या आप कुछ बिल्कुल भी कर रहे हो, बिल्कुल आपको आपको स्केल करना ही है। तो आप स्केलेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो आपके बिजनेस के लिए, तो आपको डेटा स्टोर करना ही पड़ेगा। और आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा तो उसको यूज आपको करना ही पड़ेगा टू मेक एफिशिएंट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, कि आप अच्छी तरीके से अपना बिजनेस चला सको, प्रॉफिट कमा सको, लोगों को हेल्प कर सको। तो मतलब डेटा सब जगह है, और वो कैसे कैसे यूज होगा मुझे भी नहीं पता, मतलब अभी आगे जाके वो पता चलते जाएगा कि किस तरह से लोग यूज करने वाले डेटा को। भाई नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मतलब आपने मैकेनिकल से डेटा साइंस फील्ड में कैसे मतलब स्विच किया और इसके पीछे रीजन क्या था? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हर मैं एक चीज के बताऊँ। पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, ऐसे ही बिल्कुल कोई बिल्कुल फील्ड तो चेंज करेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2016 में मैं ग्रेजुएशन किया मैंने। मैं
चलो इसी बात स्टार्ट करता हूँ कि मेरे को मुझे कभी कोई बैक नहीं आया, केटी कभी नहीं आई, लेकिन मैं सेकंड क्लास बोल सकते हैं मेरा स्कोर था। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में, आप भी मुंबई यूनिवर्सिटी में तो तभी सीजीपीए का फॉर्मेट था, तो मेरा सीजीपीए 6.56 है, जस्ट शॉर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो सेकंड क्लास में मेरा है। एंड उसके वजह से काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया, या फिर कुछ भी जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं, तो 60-70 to 80% से तो मेरा निकाला वहीं से हो गया था। तो यस ऑप्शंस यस, कम थे मेरे ओके पास, ओके। ऑप्शंस कम थे मेरे अच्छा। पास। हाँ हाँ, ऑप्शंस कम थे, तो प्राइवेट में जॉब करे तो प्राइवेट में मेरे फ्रेंड्स जॉब करते मैंने देखा भी था। और वर्किंग कंडीशंस टू बी ऑनेस्ट मुझे इतने मतलब दे आर नॉट अप टू जैसे होने चाहिए। हम अर्बन अर्बन जो लोग पले बड़े, मैं मुंबई के आसपास पला बड़ा हूँ, और जो भी अर्बन सोसाइटी में और इन जनरल भी, आपने इतने मेहनत की है, 4 साल इंजीनियरिंग किया है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा कुछ आपको पर्सनल टाइम भी मिले, आप काम भी करो, आप पैसे बिल्कुल भी बिल्कुल। कमाओ। तो ये थोड़ा हमारे फील्ड में, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम टायर 2 टायर 3 कॉलेज, और आपका मार्क्स भी सेकंड क्लास में है, तो आपको ये मिलना, सब कुछ मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं थोड़ा, एंड मेरे पास, मैं इतना लकी था, मैं इतना प्रिविलेज था कि मेरे पास थोड़ा टाइम था एक्सप्लोर करने के लिए, मेरे पास फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं गेट देता हूँ, एंड मैं मास्टर्स करके शायद कहीं टीचिंग करने चले जाऊँ, या मेरा इनिशियल प्लान ये था कि टीचिंग करूँ या कुछ करूँ। तो वो हिसाब से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। गेट के लिए मैंने प्रिपेयर किया 2017 में, पर तब सिर्फ वैसे ही मजाक मस्ती में, कुछ सीरियस नहीं था। बट देन 2017 में आई बिकेम वेरी सीरियस, मैंने पढ़ाई वगैरह करना चालू किया, फुल डेडिकेटेडली 1 साल मैंने पढ़ाई किया। एंड बट तभी मैंने, जब मैं पढ़ रहा था, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि शायद मैं टीचिंग में जाना था मुझे, मेरा वो वन ऑफ द प्लान्स था। तो मैं शायद एकेडमी में नहीं रह सकता, मेरा मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कुछ चीज बहुत बार कर लूँ तो मैं शायद बोर हो जाता हूँ, तो मैं कुछ नया चीज ओके वापस ओके ढूंढने ओके। लगता हूँ, तो मेरा वो नेचर है। तो मैंने सोचा कि अगर एक ही चीज पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का मतलब मेरा क्यूरियोसिटी रहेगा पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ाना है तो वही चीज मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो शायद बोर हो जाऊंगा या फिर कुछ हो जाएगा, मेरा क्यूरियोसिटी निकल जाएगा वो फील्ड से, एंड मुझे वो नहीं करना था। तो इसलिए कि दूसरा कुछ ऑप्शन देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि गेट के थ्रू मैं सर्च करने लगा कि निटी मुंबई में जा सकता हूँ मैं, तो वहां पे मतलब है कि आपका सेकंड क्लास में रहेगा, फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो एक ऑप्शन था। आईआईटी कानपुर में आप एमबीए का प्रोग्राम कर सकते हो अगर आपका सेकंड क्लास होगा, तो वो ये दो ऑप्शंस थे। लेकिन जब मैंने गेट का एग्जाम दिया तो दोनों में मेरे थोड़े 2-3 मार्क्स से, आईआईटी में तो खैर 5-6-7 मार्क्स, विच इज वेरी बहुत ज्यादा है गेट के टर्म्स में, लेकिन आईआईटी कानपुर में 2-3 मार्क्स से मेरा शॉर्ट रह गया। तो लाइक कि ये भी ऑप्शन है पढ़ाई, तो मैं मतलब मास्टर्स तो मुझे करना नहीं है। 1-2 जगह लग गया था मैं एडमिशन ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज में, जो सेकंड लेवल आईआईटी थे वहाँ पे हो गया था, बट फिर मेरा एक टीचिंग से इंटरेस्ट निकल गया था ना। तो लाइक अभी क्या करे, तो मेरे फ्रेंड्स जो है वो आईटी में काम करते थे, तो लाइक एक्सप्लोर करके देखते, जब तक रिजल्ट आ रहा है, मार्च में रिजल्ट आएगा, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, तो एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो मैंने फेब में एक कंपनी में ज्वाइन किया, जहाँ मेरा ऑलरेडी आईटी में मेरा फ्रेंड था, उसके थ्रू मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं एनालिस्ट का काम करने लग गया, जहाँ पे मेरा काम था, वहाँ पे बहुत सारा डेटा आता था एक्चुअली। तो वहां से मुझे पता चला कि लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो वो चीज से मुझे डेटा के बारे में पता चला, और जो मेरा क्यूरियोसिटी है उससे मैं थोड़ा सर्च करने लग गया कि डेटा डेटा रोज आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली सर्च करना चाहते हो कि क्या मतलब ये डेटा है, क्या इतना क्यों बवाल मचा के रखा है इसमें। तो मैंने रिसर्च किया थोड़ा क्यूरियोसिटी से, पता चला कि हाँ भाई ये फील्ड है, डेडिकेटेड फील्ड है। और हाँ, तो और एक बात मैंने क्यों चूज किया टू बी इन दिस, क्यों छोड़ा और क्यों चूज किया कि दिस इज समथिंग विच, ये फील्ड जो है वो, उसका डिमांड तो लोगों का है, प्लस मेरा पर्सनल रीजन ये है कि मैं मैथमेटिक्स में काफी लोगों से अबव एवरेज हूँ। तो यूनिवर्सिटी में मेरा बाकी सब में मार्क्स ठीक रहेगा, लेकिन मैथमेटिक्स मेरा हमेशा अच्छा था। तो वो मैं, मतलब ऐसा बोलते हैं मैथमेटिक्स भगवान की देन है, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। तो वो मेरा था कि है थोड़ा बहुत जमता है। तो और ये फील्ड में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर आपको डीप में अच्छे से डेटा साइंस पढ़ना है, तो लोगों को फियर है कि प्रोग्रामिंग से आपको डर लगता है इनिशियल में, यस वो 2-3 महीने का डर है। उसके बाद मैथमेटिक्स इज समथिंग दैट यू हैव टू बी, मतलब वो आपको आना ही चाहिए। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर 4 साल हमने सिर्फ मैथमेटिक्स किया है, मतलब जो भी हमारे बिल्कुल सब्जेक्ट बिल्कुल बिल्कुल मैथमेटिक्स किया है। तो I was like कि हाँ, मतलब ये 3-4 महीने में मैं शायद एक्सप्लोर डेटा आ रहा है, तो फिर मैं शायद, अगर मैं एक बार प्रोग्रामिंग का हर्डल क्रॉस कर लूँ, तो मैं शायद अच्छा एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट मैं ये फील्ड में एंटर कर सकता हूँ। और वो कैलकुलेशन की वजह से कि हाँ शायद मेरा हो सकता है, क्योंकि इनका मेन डिमांड जो है
वो मेरे स्किल, जो मेरा स्किल है उससे मैच कर रहा है। एंड दूसरा जो वो आप अपस्किल कर सकते हो। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे या जो ऑलरेडी ये फील्ड में थे, 2 फ्रेंड्स थे ऑलरेडी डेटा साइंस में, तो उन्होंने बोला कि देखो आप, आपका मैथमेटिक्स पे आपको भरोसा है, आपको मेहनत करना है एंड प्रोग्रामिंग सीख लोगे 2-3 महीने में विदाउट बीइंग क्या बोलते हैं उम्मीद छोड़े, तो फिर आप बढ़ सकते हो आगे। तो ये 3-4 चीजें हैं जो फाइनली कल्मिनेट हुई कि मैंने एक अपस्किल किया, कोर्स किया, और फिर मैं फील्ड में एंटर हो गया। तो ये मेरी थोड़ी ट्विस्ट से भरी हुई स्टोरी है कि इधर ये फाइनली यहाँ पे आए कैसे हम। तो या मेरी भी ये स्टोरी है। सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर आपको फील्ड चेंज करना है तो डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मेरे को जाना है, क्योंकि यार जब आप फील्ड स्विच करते हैं तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। ये तो है, ये मैं मानता हूँ यार। एट अ पॉइंट कि हाँ। आपने बोला मेहनत करना, मेहनत हर जगह पे है। और जहाँ पे एक एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है ना, वो काम आपको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा और कभी आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी नहीं देगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जहाँ पे मेहनत है, मेहनत से आप भाग नहीं सकते, मतलब वो आपको करना ही है। तो जस्ट टू ऐड अ पॉइंट जो आपने बोला कि वो तो करना ही है और मतलब। दूसरा एक और चीज है, जैसे आपने ऑलरेडी बताया था कि मतलब आपको रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो डेटा साइंस फील्ड है ये मतलब हाँ इसमें कैसा है, इसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब बिल्कुल हमेशा आपको कुछ नया करना है, हमेशा कुछ नई चीज करनी है। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं मतलब आपके स्किल से मैच भी करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और वो है, और ये तो ये तो मेरे स्किल से मैच कर, लेकिन आगे जाके जिस तरह से मतलब आगे का ये वर्कफोर्स जो अभी एजुकेशन सिस्टम में चेंज आ रहा है, और जिस तरह से आगे जो वर्कफोर्स अभी नया आने वाला है, तो वो ये कंसिडर करके ही बनाया गया है। और ये सिर्फ मेरा स्किल था, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं ये जल्दी कर पाया। लेकिन इवेंचुअली अगर आपको एक सब स्टैंडर्ड से ऊपर लाइफ जीनी है, तो आपको थोड़ा आपको मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हो उससे, तो ये जबरदस्ती आपको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। मतलब इससे कहीं भाग नहीं सकते आप। मतलब आपको नया नया चीज सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्किल जो आपको टैकल करना है, आपको सीखना है, वो लर्नेबिलिटी है, कि आप कोई नई चीज कितने जल्दी सीख पा रहे हो। वो मतलब वो बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्ती वो लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन खत्म हो गया, आपने पढ़ाई कर लिया तो हो गया। वो स्किल आपको थ्रू आउट द लाइफ डेवलप, ये बात ठान के रखना है कि आप कोई भी फील्ड में हो, कि आपको ऊपर बढ़ना है तो नया चीज सीखने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। आपके अगर कुछ नया चीज आपके सामने आ गया, तो आपको ये डर नहीं आ रहा ये नया चीज मेरे सामने आया है। आपका फर्स्ट थॉट ये होना चाहिए कि ये नया चीज है, मैं इसको सीख कैसे सकता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, ये थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा आपको अगर आपको आगे बढ़ना है। तो कोई भी फील्ड, इरिस्पेक्टिव, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी फील्ड में जिस तरह से चेंजेस आ रहा है, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ला रहा है, ये आपको इनहेरेंट रखना ही पड़ेगा आपकी मेंटेलिटी में। बिल्कुल सही बात की है आपने, बिल्कुल सही। क्योंकि आपने देखा ही होगा, मतलब अब डेटा साइंस का मुझे पता नहीं, बट आईटी फील्ड में क्या होता है कि हमेशा डेली कुछ नई नई चीजें आती रहती है। मतलब बिल्कुल। सॉफ्टवेयर में ही कभी एक यस। सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, फिर एक साल बाद पता चला कि यार अब ये सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं हो रहा है, कुछ नया आ बिल्कुल गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। आप वहां पे मतलब पीछे रह जाएंगे तो फिर यस। आप आगे ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। और सॉफ्टवेयर तो फिर भी एक थोड़ी एस्टेब्लिश्ड फील्ड है, डेटा साइंस इज डेवलपिंग हम्म। फील्ड, तो इसमें तो आपको ये थोड़ा ज्यादा होगा आपके साथ, बट उसका रिवॉर्ड्स भी उतना ही है। मतलब अगर आप कर लो तो there's no stopping you। सो डेटा साइंस में कोर्स करने के बाद, ठीक है, या डेटा साइंस जो स्किल है हम्म। इसको सीखने के बाद इंडस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी डिफरेंट प्रोफाइल्स है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं? काफी प्रोफाइल्स है। मतलब ये इतना वास्ट फील्ड है कि सब कुछ आप थियोरेटिकली कैप्चर कर लोगे, लेकिन एप्लीकेशन वाइज उसका लर्निंग कर्व बोलते हो बहुत ज्यादा है। तो इसके स्टेप बाय स्टेप अलग अलग मतलब प्रोसेस होते हैं कि और इट डिपेंड्स कि आप अगर स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एक मिड लेवल स्टार्टअप में तो शायद थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत हो, बड़े कंपनी में डेडिकेटेड रोल्स होते हैं हर एक चीज के लिए। तब ये हर एक चीज मतलब है क्या, डिफरेंट पार्ट कौन सा है। तो जैसे आप फील्ड में एंटर करोगे तो मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहला रोल होता है डेटा एनालिस्ट का, जो कि आपको आपके जो मैनेजमेंट होता है या जो कंपनी चलाने वाले हैं, जिनको किसी चीज का आंसर चाहिए फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो वो आपको क्वेश्चन थ्रो करते हैं और डेटा एनालाइज करके आपको उनको आंसर प्रोवाइड करना पड़ता है इन फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स। जो आप ये डैशबोर्ड्स मतलब आप ये पाई चार्ट देखते हो या बार चार्ट देखते हो, जो फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का केस में हर दिन का आपको एक बार चार्ट मिलता है कि इस दिन इतना बड़ा, दूसरे दिन इतना बड़ा। तो वो डैश उसको बेसिकली एक डैशबोर्ड बोलते हैं। तो उसके जरिए आप बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का आंसर दे रहे हो, तो वो डेटा एनालिस्ट का काम होता है।
तो वो डेटा कलेक्ट करता ओके। है, डेटा कलेक्ट भी करता है, डेटा एनालाइज करता है, डैशबोर्ड्स के फॉर्म में, रिपोर्ट्स के फॉर्म में वो आंसर देता है। दूसरा हो गया फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारे फील्ड में बोलते हैं अल्गोरिदम्स, अल्गोरिदम्स ये होते हैं कि जो प्रिडिक्ट करने वाला पार्ट होता है उसका एक आप ये बोल सकते हो कि मैथमेटिक्स को सॉफ्टवेयर के जरिए रिप्रेजेंट करके आप आंसर निकालते हो प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। तो वो मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है अलग अलग ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर के, जिसको अल्गोरिदम्स बोलते हैं, तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, देखता है कौन सा सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है हमको, और वो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बिल्ड ओके। करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर को हमको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो ये फ्यूचर का क्वेश्चन है, राइट। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर का ये काम है कि वो बेस्ट सॉल्यूशन बनाए जिससे बहुत मोस्टली सही आंसर मिले। और ये 100% सही नहीं होता, ये मतलब 100% सही नहीं निकाल सकते आप, इसका परसेंटेजेस होता है। तो एक्सपेरिमेंट करके आपको निकालना पड़ता है कि कौन सा जो अल्गोरिदम है वो कौन सा कितना सही आंसर दे रहा है, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, वो मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम होता है। और इसको प्रोडक्शन में डालना बोलते हैं। प्रोडक्शन में मतलब आप फाइनली एक ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन ये आप एक एप्लीकेशन कैसे बनाओगे इसका, जो आप वेब में देखते हो एंड ऑल, मतलब इंटरनेट पे देखते हो कि एप्लीकेशन है एंड ऑल। जैसे कि आपका आईपीएल प्रिडिक्शन बहुत आप किसी ने देखा होगा कि नहीं होगा, कोई ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप एग्जिट पोल्स इलेक्शन का जो अभी आया है, तो वो कैसे निकालते हैं। तो एग्जिट पोल्स भी ये एक मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन है, या डेटा को यूज करके एग्जिट पोल्स कैसे निकालते हैं, आपको स्पेसिफिक आंसर मिलता है कि ये एरिया में इतना रिजल्ट आने वाला है। तो वो काम मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है प्रिडिक्ट करने का। और ये दो मेजर रोल हो गए, दो मेजर। इसके अलावा और एक डिफरेंट रोल है जिसको बोलते हैं डेटा इंजीनियर। और ये स्किल सेट जो है वो बहुत थोड़ी अलग स्किल सेट है, थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। आपने डेटा साइंटिस्ट के बारे में सुना होगा, डेटा इंजीनियर कम सुना होगा, लेकिन जो स्टडी कर रहे लोग जो इंडस्ट्री में है, डेटा इंजीनियर करके एक फील्ड है जिसकी डिमांड अभी भी है, आगे भी रहने वाली है और डेफिनेटली होगी। तो ये काम क्या करते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल यूज करते हो, आपका मोबाइल में 64 GB का डेटा है। तो एक पॉइंट के बाद आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, क्योंकि इतना सारा डेटा आ रहा है, आपका सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा। तो इमेजिन कीजिए आपके पास अगर टीबीज जीबीज इतना सारा डेटा होगा, तो वो मैनेज कैसे करोगे। तो उसको मैनेज करने का काम एक डेटा इंजीनियर करता है, और ये स्किल सेट अलग है फ्रॉम अ डेटा साइंटिस्ट। लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये एक ही फील्ड का पार्ट है, डेफिनेटली एक फील्ड का पार्ट है, पर इसका स्किल सेट अलग होता है। तो ये भी एक फील्ड है डेटा इंजीनियर करके। तो ये इतना सारा डेटा आप कैसे हैंडल कर सकते हो, कैसे स्टोर कर सकते हो। जब एक डेटा एनालिस्ट को डेटा चाहिए, तो आप वो कैसे उनको दे सकते हो सबसे आसान तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो वो डेटा इंजीनियर का काम है। तो डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर हो गया। और डेटा एनालिस्ट का काम और मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम कंबाइन करके एक डेटा साइंटिस्ट काम, डेटा साइंटिस्ट को डेटा एनालिस्ट की भी चीजें आती है, डेटा मशीन लर्निंग इंजीनियर की भी चीजें आती है। तो कॉम्बिनेशन में डेटा साइंटिस्ट होता है। इसके अलावा उसको ही ऑल्सो उसकी एक बिजनेस प्रॉब्लम दिया गया है, तो उसको हम डेटा साइंस की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, एंड टू एंड उसका ये प्रॉब्लम का जर्नी कैसे होगा, और आप उसको उसका मेन सोल्यूशन कैसे दोगे। मतलब ओवरऑल प्लानिंग करने का काम और पूरा सोल्यूशन देने का काम एक डेटा साइंटिस्ट करता है। और डेटा साइंटिस्ट के अंडर होते हैं डेटा डेटा इंजीनियर, डेटा डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो डेटा साइंटिस्ट हो गया जिसको सबके बारे में नॉलेज है, उसने सब अप्लाई किया है। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप एक डेटा साइंटिस्ट बनोगे। इनिशियली आप एक डेटा एनालिस्ट सबसे ज्यादा आप बन सकते हो, उसके बाद मशीन लर्निंग इंजीनियर, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट। कोई कोई मतलब डिमांड इतना है कि आपका नॉलेज ठीक होगा, आपने खुद पढ़ा रहेगा, तो आप ऐसे डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट भी लग सकते हो, जो बहुत सारे लोग लगते भी है, कंपनी में काम करने भी जाते हैं। बट ब्रॉडली ये तीन चार फील्ड है। इसके अलावा स्टैटिस्टिशियन करके एक होता है। स्टैटिस्टिक्स का बहुत मेजर रोल है इसमें। मतलब आप अगर एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हो, तो स्टैटिस्टिक्स आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा मतलब आपका नॉलेज खोखला है, आप बोल सकते हो। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिस्टिशियंस करके भी रोल होता है। एक्चुअली जब भी डेटा फील्ड नया नया आया था, तो स्टैटिस्टिशियंस इसके ऊपर काम करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी की वजह से कंप्यूटर्स के लोग आ गए, अलग अलग मैथमेटिशियंस आ गए नॉल। बट या स्टैटिस्टिक्स आपको बेसिक और कुछ एडवांस लेवल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, एप्लीकेशन। और जो हमने हायर सेकेंडरी में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उतना आपको सही से समझ में आ जाए थियोरेटिकली, प्लस उसका एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री, इन बिजनेस यूज केसेस आपको आ जाए, तो आप वो बन सकते हो। लेकिन स्टैटिस्टिशियन बहुत इंडिया में तो बहुत कम लोगों को ये स्पेसिफिक रोल ऑफर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ करना पड़ता है आपको। तो डेटा एनालिस्ट वो सब स्टैटिस्टिशियन का भी काम कर लेता है। तो वो एक रोल हो गया। और एक फेमस रोल है बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट करके।
तो ये जो है वो जो मैंने डेटा साइंटिस्ट का बोला कि उसका एक स्किल सेट होता है स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट को डेटा साइंस से जोड़ना। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, वो यही काम करते हैं स्पेसिफिकली कि जो बिजनेस प्रॉब्लम है उसको डेटा साइंस से जोड़ना, फिर वो डेटा एनालिस्ट को देना, फिर वो डेटा एनालिस्ट एंड ये आगे काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट भी होता है। तो डेटा साइंटिस्ट को ये सारी चीजें आती है, बिजनेस एनालिस्ट भी आता है उसको, बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस एनालिस्ट भी आता है, डेटा एनालिसिस भी आता है, तो मशीन लर्निंग इंजीनियर भी आता है। लेकिन ये तीन चीजों के लिए आप इनिशियली घुसोगे तो आपके स्किल सेट के ऊपर ये तीन अलग चीजों में आप आ सकते हो, आपके स्किल सेट के डिपेंडेंसी के ऊपर। और इनका और तीनों क्या बोलते हैं इनका ये कहीं ना कहीं सबसेट होता है, सब चीज में एक दूसरे से मिलता है, ये एक पूरा पाइपलाइन है। तो प्रोग्रेसिवली कोई भी फील्ड में आप जा सकते हो, आगे पीछे कहीं भी, और अल्टीमेटली आपने सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली तो आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। दिस इज द यूजुअल वे, मतलब मेरे हिसाब से ये वे होना चाहिए। बट इनका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली ऑन ऑन जॉब भी, ऑन प्रीमाइसेस भी सारी चीजें सीखते हो और डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, ऐसा है। तो ये अलग अलग फील्ड है, और कैसा है और क्या रोल है इनका, और ये एक सब कैसे मर्ज होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स को इसे कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि मतलब किस प्रोफाइल में उन्हें क्या काम करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि आपकी क्या प्रोफाइल है और आपको वहां पे क्या सैलरी मिलती है। कहीं ना कहीं लोगों को अगर कुछ काम कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं तो अल्टीमेटली उसमें मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि यार वहां पे अच्छी सैलरी मिले, ठीक है, अच्छा बिल्कुल पेमेंट मिले। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले मेरे रोल के बारे में डिस्कस करता हूँ, फिर सैलरी एस्पेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मैं एक एडटेक कंपनी है, फिलहाल मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, और वहाँ मेरा काम स्टार्टअप है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मेरा दो रोल बोल सकते हैं, मेरा एक एक मेन रोल है डेटा एनालिस्ट का। तो वहाँ पे मैं कंपनी में काम ये करता हूँ कि मैं जो कंपनी का डेटा, फॉर एग्जांपल एडटेक कंपनी, तो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, अपस्किलिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो मेरा ये जो, और एक कंपनी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं, कोडिंग करते हैं, लोग सीखते हैं ना। तो ये सारा जो डेटा है जो हमारे जो ये प्लेटफॉर्म पे है, वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो ये पूरे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने का काम जो हमारे कंपनी के जो को फाउंडर्स है या जो रन करते हैं कंपनी, उनको अलग अलग आंसर चाहिए था, मतलब क्यूरियोसिटी होता है, क्वेश्चन होता है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एज ग्रुप का सेक्शन है जो हमारे कोर्सेज को ज्यादा अप्लाई कर रहा है, तो मुझे मुझे इसका आंसर ला के दो, और इसको एक रिपोर्ट के फॉर्म में हमको बताओ, और पूरा डिटेल में समझाओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। या फिर ये हमारे कोर्स में, ये कोर्स है, इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, कौन से लोग प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं जिससे वो लोग उनके प्लेसमेंट पे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट ऑफ प्रोजेक्ट लोगों ने सॉल्व किए तो वो ज्यादा जल्दी प्लेस हो रहा है। तो ये इंसाइट जो है जिससे इंफॉर्मेशन मिलता है, और वो डैशबोर्ड के जरिए, डैशबोर्ड मतलब जैसे मैंने आपको समझाया, तो वो डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट, पहले तो डेटा कलेक्ट करना, वो कौन सा डेटा, डेटा सब चीज का कलेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो वो उसमें से कौन सा डेटा मुझे चाहिए, वो पहले तो फिगर आउट करना, वो लेके आना, वो प्रोग्रामिंग के जरिए उसको एनालाइज करना, क्लीन करना, एक फॉर्मेट में लेके आना, फिर उसको डैशबोर्ड के जरिए रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म, जिससे इजीली पूरे कंपनी को समझ में आ जाए कि ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये नंबर्स है, और ये चीज ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट ये है कंपनी में काम करने का डेटा एनालिस्ट। और सेकंड एस्पेक्ट ये कि एडटेक कंपनी है, तो मैं और डेटा साइंसेस में भी वो लोग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो, और मैं खुद भी पढ़ते रहता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लोगों को सिखानी चाहिए, और वो कोर्सेज में कैसे इंक्लूड होगी, वो कैसे लोगों को डिलीवर करना है, और पूरा प्रोग्राम कैसे मैनेज करना है डेटा साइंस का, वो मेरा सेकंड पार्ट है। उसके अलावा बहुत, देखो एक स्टार्टअप में काम करने का बेनिफिट और डिसएडवांटेज दोनों यही है कि आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन ये आप बोन या बेन आपकी तरह से ले सकते हो। मतलब मेरे लिए तो एडवांटेज था, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ मैकेनिकल फील्ड, मुझे मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लेसमेंट का मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि था ही नहीं, भाई कंपनी कैसे काम करती है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने स्टार्टअप में काम किया, तो इसके जरिए A to Z, मतलब कंपनी कैसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके बारे में मुझे नॉलेज मिला। और मैंने हर एस्पेक्ट में काम किया, मतलब मेरा ये दो मेजर रोल है, लेकिन मैंने मार्केटिंग के साथ भी काम किया, सेल्स के साथ भी काम किया है मैंने। हमारे कंपनी को फाउंडर्स है जो मतलब एक्सेप्शनल लोग हैं, मतलब उन्होंने मेरे मैनेजर थे जो IIT मद्रास से PhD कर रहे हैं। फिर मेरे जो कंपनी के को फाउंडर्स है, वो एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी की VP रह चुकी है।
फिर दूसरे जो दो को फाउंडर्स है उन्होंने दो स्टार्टअप और खोले हैं। एक दूसरे को फाउंडर है जिन्होंने आईआईटी मद्रास से एमबीए का कोर्स किया है, मतलब वेल क्वालिफाइड पीपल। तो उनके अंडर काम करना सीखना और जो उनको रिक्वायरमेंट चाहिए वो बताना थ्रू डेटा एंड कोर्सेज को मैनेज करना, प्रोग्राम डेवलप करना, एंड टू एंड प्रोसेसेस निभाना, ये मेरा काम है। ये मेरा काम है यहाँ पे। नेक्स्ट सैलरी एस्पेक्ट जो है, एज अ फ्रेशर मैं भी एक फ्रेशर था, तो वो मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको रेंज दूंगा कि आप क्या रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरी सैलरी एज अ फ्रेशर होनी चाहिए और है। तो वो बिटवीन 4.5 to 6 लाख में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो ये मतलब जब मैंने पहले इंटर्नशिप ज्वाइन की थी, तो इंटर्नशिप मेरा 20,000 पर 15 से 20,000 पर मंथ था जब मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। अब फुल टाइम कन्वर्ट हो गया तो 4.5 से 6 लाख के बीच में वो सैलरी मेरी चली गई। और ये इन जनरल है, मतलब यही ये सैलरी रेंज है। अगर आप क्वालिफाई होते हो और आप किसी कंपनी में लगते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस। एक कोई स्टार्टअप वगैरह होगा जो बहुत ही नया नया स्टार्टअप है ना, तो वो थोड़ा कम आपको दे सकते हैं, बट मतलब वो आपका चॉइस है, फिर आपको सीखने मिलेगा, वो एक पूरा अलग ही डिस्कशन है। बट मेरे हिसाब से 4.5 6 लाख के हिसाब से इज समथिंग वो रेंज है जो आप एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक मैकेनिकल के कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि बहुत अच्छा। जनरली देखा जाए तो जो प्रोडक्शन में काम करते हैं या इवन मैकेनिकल के डिजाइन फील्ड में भी काम करते हैं और टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो उनकी सैलरी अराउंड 2.5 3 इसके अराउंड ही होती है स्टार्टिंग। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा स्टार्ट है, मैं बोल सकता हूँ। मैं बाकी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, ये मतलब तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनको मतलब उनका एकेडमिक रिकॉर्ड इज नॉट सो इम्प्रेसिव, मतलब ड्रॉप्स है या फिर बैक्स है, ये सब है। मतलब वो अपने मेहनत से, मतलब वो कहीं पे लगे काम कर रहे हैं एज एन इंटर्न, उनको 20,000 मिल रहा है क्योंकि उनके पास स्किल सेट, उन्होंने मेहनत ओके किया ओके है। एज एन इंटर्न जो ओके आपको ओके। मुझे सैलरी हमको जो मिल रही है यहाँ पे, वो आपको तो फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं मिलती, मतलब इन द मैकेनिकल फील्ड। और ये मैं सिर्फ टायर 2 टायर 3 भी नहीं, टीयर 1 में भी रहोगे आप तो थोड़ा प्लेसमेंट का हालत थोड़ा यही है। मैंने हमने तो मिनिमम ये डिस्कस किया है, जब मैक्सिमम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके स्किल सेट के साथ। वो भी मेरे पास काफी अच्छे एग्जाम्पल है, मैं बताऊंगा आपको। तो या मतलब ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मंथली हो गया तो 30 प्लस सैलरी। इफ इफ आप कहीं लगते हो, मेहनत करके आप स्किल आप दिखाते हो, आप कर सकते हो, आपके पास स्किल सेट है, मिनिमम 35 प्लस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तो आपने बताया मतलब एज अ फ्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसी फील्ड में आपको 2 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना और एवरेज? मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि आप मिनिमम एक्सपेक्ट मैं बता सकता हूँ, मैक्सिमम मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसके। ओके मेरे पास ओके ऐसे ओके। भी एग्जांपल्स है, मतलब मेरे ही हमारी ही कंपनी में काम करते थे, मेरे मैकेनिकल 2016 पास आउट है जो हमारे यहाँ पे काम करते थे, एंड देन ही ही स्विच टू डिफरेंट कंपनी और उनको सैलरी था 20 एलपीए प्लस, उनको सीधा, ओके मतलब ओके ओके ओके। यहाँ से। बट उनका स्किल सेट एक्सेप्शनल था, मतलब बहुत अच्छा स्किल सेट था उनको। और ऐसे भी मेरे जानकारी में लोग हैं जो जिनके पास, ये तो एक्सेप्शनल की बात की मैंने, जो एवरेज स्किल सेट के साथ है उनका भी 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद टूअर्स रिलेटेड फील्ड, मतलब टू रिलेटेड फील्ड, आप डेटा एनालिस्ट हो या ऐसे कुछ काम करो, कुछ एनालिटिक्स में हो आप, उनको भी मैंने देखा है 1 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ अराउंड 9 LPA 10 LPA 8 7 LPA तो आराम से हो रहा है, मतलब। और ये मतलब ये इतना पे, और अपर बाउंड कुछ नहीं है इसका। मतलब आप मुझे पूछोगे अपर बाउंड, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपने कंसल्टेंसी के थ्रू भी, मतलब आप एज अ कंसल्टेंट किसी के लिए काम करें, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं और आपका स्किल सेट है और आपने कुछ अच्छा कहीं तो, ये जो मैं जिसका मैंने एग्जांपल दिया, जिसका इतना इनका सैलरी हुआ था, आ, आ, ये इन्होंने बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया था, बहुत सारे इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू गए थे, एंड देन फाइनली ही गॉट एन ऑफर। बट हाँ, 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर उनको इतना पैसे मिल गए। एंड अभी रिसेंटली मैंने उनसे बात की थी, लोग बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं क्योंकि ये फील्ड में स्किल सेट कम है, लोग देने के लिए तैयार है, आपके पास स्किल सेट होगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब और आप डिमांड स्किल भी के ऊपर ज्यादा बात। है, डिमांड भी ज्यादा है काफी।
बहुत ज्यादा है, मतलब काफी अच्छी खासी डिमांड है। अभी थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा डिमांड नीचे नहीं गया है, डिमांड उतना ही, डिमांड ऊपर नहीं बढ़ा है। अभी वापस आया था, थोड़ा कम हो गया था कोविड से, लेकिन अभी लोगों ने होल्ड करके रखा है पोजीशन। जैसे ही कोविड का सिचुएशन थोड़ा कम होगा, वापस स्काई रॉकेट करने वाला। और मेन बात ये है कि अभी 2015 से 16 में हमारे इंडिया में वो स्टार्टअप का इरा था, बोलते हो 2 साल, बहुत सारे स्टार्टअप आए थे, और ये अभी बड़े कंपनीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 100% में से 10% भी कंपनी जो बड़े इसमें कन्वर्ट हो गए, थोड़ा उनका सक्सेसफुल हो गया, तो इनको बहुत जरूर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये बहुत जल्दी हायर करने वाले हैं, जैसे कोविड का सिनेरियो खत्म होता है इन द फील्ड ऑफ डेटा, तो उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। अब ईवाई करके कंपनी है, तो ये साल में वो कुछ 20,000 प्लस डेटा प्रोफेशनल्स को हायर करने वाले थे। और बहुत सारे ऐसा न्यूज आते रहे, मैंने पढ़ा है। तो आपके पास स्किल सेट है तो आप एटलीस्ट, जो हमारे मैकेनिकल फील्ड में है कि आपको इंटरव्यू का भी मौका नहीं मिलता, इसमें आप मल्टीपल इंटरव्यूज दे सकते हो, एटलीस्ट वो तो आपको होते ही रहेगा। और कहीं ना कहीं आपका अगर स्किल सेट है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा विथ कंपेरेटिवली गुड रेम्यूनरेशन। इतना मैं ये बोल, दैट्स इम्प्रेसिव यार, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, है कि इसलिए नहीं? कि मेहनत क्योंकि मेहनत मैं बहुत बहुत जब इसको मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड से जब कंपेयर करता हूँ ना, तो मुझे मतलब काफी डिफरेंस मिलता है। क्योंकि एज अ एक मैकेनिकल इंजीनियर आप 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आठ नहीं कमा लाख सकते। 10 लाख एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन वहीं आपने बताया कि 2 साल के एक्सपीरियंस पे भी बंदा 20 लाख 25 लाख पैकेज उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब इससे पता चलता है। और आपने एक और चीज बताई कि देयर इज नो अपर लिमिट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप करोड़ों में भी अर्निंग कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, मतलब मतलब आप, हम मैकेनिकल के बारे में बात करें तो उसके कंपैरिजन में तो आपको काफी हैंडसम रेन्यूमरेशन मिलेगा, इतना तो डेफिनेट है। बस ये है कि वो 20 लाख वाले थे जो थे, वो थोड़े एक्सेप्शन थे, बट वो मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। और मेन बात ये थी कि ये है कि इसके जो, लेट्स डिस्कस कि ऐसा है क्यों, ऐसा ये चीज है क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर में 5 साल 10 साल भी आप काम कर रहे हो तो, लेकिन आपको इतना सैलरी नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 साल पे भी सैलरी। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको अगर मैकेनिकल एक इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो उसका एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आपका करोड़ों में खर्चा होता है। आपको जगह चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और उसमें उसका इसलिए प्रॉफिट्स आपको कम आते हैं। लेकिन एक आईटी फील्ड में, हमारी जो कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने काफी थोड़े स्टार्टअप वगैरह खोले, एक रूम में सेटअप खुल जाता है। आपको 4 लैपटॉप चाहिए, आपको 4 लैपटॉप चाहिए, आपको स्किल सेट चाहिए जिसका खर्चा है 1 लाख। और आप मैकेनिकल इंडस्ट्री सेटअप करने जाओ, आपको जमीन पे करोड़ों खर्चे करना है, लाइसेंस पे करोड़ों खर्चा करना पड़ता है, आपको इक्विपमेंट्स पे करोड़ों खर्चा करना पड़ता है। तो उसका फिर बिजनेस सेटअप करना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता है, और सेटअप करने में बहुत टाइम जाता है। बट ये आपके पास थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, आपके पास स्किल सेट रहेगा, आप प्रूव कर सकते हो, आप पिच कर सकते हो आपके आइडियाज। तो ये एक दो, मतलब 5 लाख में आपका काफी अच्छा छोटा सेटअप हो जाएगा स्टार्टअप का। और आप कंपनी में मतलब रेवेन्यू आना चालू होगा तो फिर आप उसका मैंने मतलब प्रॉफिट बहुत होता है तो स्किल वालों को आपको पैसा देना ही है, जिसकी वजह से काफी अच्छा पैसा मिलता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। आ, तो मैकेनिकल और आईटी फील्ड में लोग इमेजिन करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह से ये है। और इसलिए आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कितना रेवेन्यू होगा। तो अब भाई हम लोग बात करेंगे कि सपोज कोई पर्सन है और वो डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या कोर्सेज सीखने होंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अ, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए उसको, तो इनके बारे में आप कुछ बताइए। तो आपने ये मतलब ये इस जो प्रोफेशन है, जो जो काम करते हैं, उसका पोजीशन का नाम सुना है, डेटा साइंटिस्ट। तो इसमें साइंटिस्ट टर्म है वो, मतलब उसका कुछ मतलब है। ये मोनोटोनस जॉब नहीं है कि आपको एक ही चीज करना है, एक ही चीज के ऊपर ये करना है। एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत करने पड़ते हैं। तो जो मतलब हार्ड हार्ड स्किल्स है, जो मतलब आप देख सकते हो, टाइम डालना है, पढ़ना है, वो उसके बारे में मैं डेफिनेटली बात करूंगा। लेकिन दो स्किल्स है जिसके बारे में लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, कि क्यूरियोसिटी और लर्नेबिलिटी। कि आपको क्यूरियस, मतलब जो हमारे कॉलेजेस में बहुत दबाया जाता है कि आपको सवाल नहीं पूछने दिया जाता किसी चीज के बारे में, कि ऐसा क्यों है, ये किस चीज के लिए हो रहा है, या ये क्यों करना है। तो वो आपको जनरेट करना पड़ेगा क्यूरियोसिटी आपको। कोई भी चीज को देख के, जो हमारा एक बेसिक चीज है एज ए इंजीनियर की, क्वेश्चन करना, लेकिन वो हमारे पढ़ाई के स्ट्रक्चर की वजह से वो नहीं। हम सिर्फ पास होना है, मार्क्स करना है, ये मार्क्स लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है, इसमें रह जाते हैं। विच इज, मतलब उसको हम अभी इंडिविजुअल के ऊपर इसका ये ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, सिस्टम ही ऐसा है। बट हाँ, इंडिविजुअल के ऊपर भी थोड़ा ब्लेम है। बट सबसे पहले आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी।
और लर्नेबिलिटी की। जैसे आपने एग्जांपल दिया था पहले कि सॉफ्टवेयर नए नए आते हैं, आपको सीखना पड़ता है, बट दिस इज आगे जाके दिस इज एप्लीकेबल टू टू थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंटायर कोई भी फील्ड हो जाए। तो ये दो चीज आपको सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा। लर्नेबिलिटी की, हर आपको नई चीज को सीखना कैसे है, उसका तरीका कैसे है, आप टाइमिंग कैसे करोगे, उसको कितने टाइम में सीखना है, आपका लर्निंग कैपेबिलिटी कितना है, हर एक का अलग अलग होता है। मैं वो जो जो चीज़ है वो 1 घंटे में समझ पाता हूँ, वो कोई 10 घंटे में समझ पाता है। तो वो कैलकुलेट करके आपको पढ़ना कैसे है वो पहले सीखना पड़ेगा। ये जो चीज़ होगा, अभी जो हार्ड स्किल जो आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कि डेटा साइंस के लिए लगता क्या, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में पाइथन और आर करके 2 लैंग्वेजेस है, लेकिन जितना मैं देख रहा हूँ पाइथन के साथ जाइए, क्योंकि पाइथन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी बहुत है। आर आप आगे जाके सीख सकते हो, मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी ना, मतलब इट इज एन एडवांटेज, बट आप स्टार्ट कर रहे हो वैसे ही बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। पाइथन प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो आपके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से, हम फॉर एक सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कोडिंग आया था हमें, बट वो भी मतलब कुछ हमने कोडिंग किया नहीं, मतलब आई डोंट रिमेम्बर मैंने कभी, वो तो है। रिमेम्बर है मुझे याद आ रहा है कि मेरे को stdio.h के अलावा मुझे कुछ याद नहीं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड के अलावा, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था। तो छोड़ दीजिए, मतलब वो किया था हमने। तो प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा, पाइथन। नेक्स्ट इज आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, जो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप फाइनल ईयर में आपको इलेक्टिव होगा, तो अगर आपने ऑपरेशन रिसर्च लिया रहेगा ओआर, तो मतलब इट इज समवॉट रिलेटेड टू द फील्ड, क्योंकि आप नंबर्स को स्टडी कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल नंबर्स को स्टडी कर रहे हो, आप थियोरेटिकल रिसर्च वाले नंबर्स को नहीं, आप प्रैक्टिकल नंबर्स को, मतलब ओआर क्या अगर किसी ने लिया रहेगा हमारे मैकेनिकल इंजीनियर जो लोग हैं, तो उसमें मतलब ये प्रॉब्लम दिया जाता था कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, इसके ये नंबर्स है, तो ये नंबर्स को एनालाइज करके आपको डिफरेंट मेथड्स लगा के कंक्लूजन पे आना है ना। तो डेटा साइंस प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम जो आप लगाते हो वो ऐसे ही होते हैं इसमें, तो वो और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा थोड़ा। आगे जाके एक फील्ड है डीप लर्निंग, तो ये मशीन लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग दो फील्ड्स है। मशीन लर्निंग इज समथिंग जो आपको आना ही चाहिए, डीप लर्निंग एक और एक फील्ड है, तो उसमें कैलकुलस का थोड़ा लगता है। तो मैथमेटिक्स इन जनरल, मैथमेटिक्स में भी स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस का अंडरस्टैंडिंग मतलब डिफरेंशिएशन, चेन रूल, बस इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इंट्यूशन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो आप एक फील्ड पढ़ना चालू करेगा तो इनफ रिसोर्सेज है वो आपको समझ जाएगा। बट प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस जो है वो आपको, लीनियर अलजेब्रा, ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेस है, मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग में बोलते हैं ना कि हर चीज का, कोई बिल्डिंग का कोई स्ट्रक्चर का बेस होता है, तो ये आपके डेटा साइंस का बेस है। मैथमेटिक्स एक ये बेस है, इसके ऊपर आप अपना करियर बनाओगे। तो ये आपने पढ़ लिया ना, तो मतलब enough है। और कोर्सेज के बारे में आपने बोला, तो कोर्सेज करिए, मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोर्स करने के लिए मत करिए, मतलब आप उसको समझिए, चीज वो इम्पोर्टेंट है। मैंने ये भी देखा लोगों के पास 50 सर्टिफिकेट है, लेकिन उनको आप एक एप्लीकेशन के बारे में बोलने बोलो और एक डेटा साइंस से रिलेटेड, तो वो फंबल कर जाते हैं, वो उसके अराउंड अपना दिमाग रैप नहीं कर पाते किसी एप्लीकेशन के अंदर इसके ऊपर। तो कोर्सेज आप करिए, डेफिनेटली आपको लगेगा। मतलब डेटा साइंस के लिए प्रॉब्लम ये है कि शॉर्टेज ऑफ कंटेंट नहीं है, कंटेंट एक्सेसिव है इंटरनेट पे। आपको एक सही कंटेंट ढूंढ के आपको वही पाथ को फॉलो करना ही चाहिए, और मोस्ट ऑफ द कंटेंट इनिशियली सारा सही है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके तो आपको मिल जाएगा। तो कोर्स कीजिए, कोई भी आप चीप से चीप, ज्यादा पैसे मत खर्च कीजिए, थोड़ा कोर्स एक वही यूडेमी करके एक वेबसाइट है, आपको पता होगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। यूडेमी में आपको 5,000 के अंदर कोई मशीन लर्निंग का, डेटा साइंस का कोर्स मिल जाएगा, जो कि बहुत, आप कोई दूसरे बड़े बड़े जो कोर्सेज अभी सेल कर रहे हैं, वो आपसे लाख, 2 लाख, 6 लाख, 5 लाख, कुछ मतलब कितना भी ड्यू टू द डिमांड वो कुछ भी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन हम हमको फाइनेंशियली कंसिडर करना पड़ता है, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स के बारे में। तो यूडेमी पे जाके आपको 3-4 हजार, 5 हजार का अच्छा कोर्स मिल जाएगा, आप वो जाके पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एंड देन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन गो फॉर स्पेशलाइज कोर्स। आप ज्यादा खर्चा बाद में कर सकते हो, एक बार आपको पता चल जाएगा कि आपके फील्ड के लिए बनने हो कि नहीं। तो प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज वो आपको आगे जाते जाते आएगा, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स ये आपका बेस है। कहाँ से पढ़ना है, यूडेमी पे आपको 4-5 हजार के अच्छे कोर्स मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। और एसक्यूएल करके एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल बेसिकली डेटा कलेक्ट करने का एक लैंग्वेज है, जो कि बड़े कंपनीज में वही एक एस्टेब्लिश्ड
उसको लैंग्वेज नहीं, उसको एक तरीका बोल सकते हैं जो कि यूज कर सकते हैं। तो पाइथन, एसक्यूएल, मैथमेटिक्स, ये चीज से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कोर्सेज आपको चीप में मिल जाएंगे, ज्यादा खर्चा मत कीजिए, मेरा एडवाइस ये रहेगा। और इसके लिए रोड मैप कैसा होना चाहिए, मतलब जैसे इंटर्नशिप कब करना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट करने चाहिए, ठीक है, और मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जैसे अभी आपने ऑलरेडी बताया कि ये लैंग्वेज सीखना है, फिर मैथमेटिक्स सीखना है, देन ये सीखने के बाद क्या करना है, बिल्कुल। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है या एप्लीकेशन पे काम करना है, क्या करना है? यस, तो मतलब आप दोनों तरीका, आप इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों जगह आपके पास स्किल सेट रहेगा तो लोग कंसिडर कर रहे हैं। बट वो कंसिडर होने के लिए आपको क्या करना है, तो ये फील्ड में दो मतलब डायरेक्शन में लोग फंस जाते हैं, मतलब या एकदम उसके एंड में चले जाते हैं। वो एक है कि जो थियोरी से बंदा पढ़ना चाहता है, जो मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। दो चीज है, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एक टाइप के जो लर्नर्स एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा थियोरी में चले जाते हैं और प्रोग्रामिंग को अवॉइड कर देते हैं। और दूसरे वो पूरा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में चले जाते हैं और थियोरी को अवॉइड कर देते हैं। आपको इसका एक फाइन बैलेंस रखना है, पहली बात तो। और ये फाइन बैलेंस कैसे रखोगे, आप थियोरी समझ लीजिए पहले 6-7 महीने में, आप थियोरी समझ लीजिए 3-4 महीने में आप, तो एक रोड मैप की बात करते हैं कि आप ये पढ़ोगे कैसे डेटा साइंस। तो पहले 2 महीने आप, 1.5 से 2 महीने, 30 to 45 डेज आप प्रोग्रामिंग सीखिए अच्छे से, ठीक है। प्रोग्रामिंग सीखिए, फिर आपने ये सीख लिया, उसके बाद आप मैथमेटिक्स जो हाँ, प्रोबेबिलिटी भी आपको आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आप साइड बाय साइड चालू कीजिए और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें प्रैक्टिस करने का एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स सीखिए, अब जो प्रोग्रामिंग आपने पहले सीखा है उसको अप्लाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर आप एल्गोरिथम्स के बारे में सीखोगे और एक एक पूरा एंड टू एंड मशीन लर्निंग पाइपलाइन के बारे में सीखोगे। तो ये हो गया। और थ्रू आउट द जर्नी, ये 6-7 महीने का जर्नी में मैंने बताया आपको, पहले प्रोग्रामिंग, फिर मैथमेटिक्स के साथ प्रोग्रामिंग, फिर एल्गोरिथम्स के साथ प्रोग्रामिंग, और प्रोजेक्ट्स आपको बनाना है साथ में। और ये आप करते रहोगे तो आप साथ में, इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते रहिए। इंटर्नशिप्स आर द मोस्ट इजीएस्ट वे टू गेट इट। लोगों को बहुत अच्छे से इंटर्नशिप्स मिल रहे हैं। आप कहाँ पे इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हो, आप इंटर्नशिप्स के लिए आपको लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल आप अपना अच्छे से बना के रखिए, वहां पे आपका प्रेजेंस दिखाइए, आपका पोस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए लोगों। और लिंक्डइन के थ्रू आप इंटर्नशिप्स में आप अच्छी तरीके से जा सकते हो, और आप जॉब्स के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो जॉब्स के लिए भी लिंक्डइन से आप अप्लाई कर सकते हो, आप फिर naukri.com हो गया, फिर जो भी जॉब पोर्टल्स है वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके रेज्यूमे में होने चाहिए अच्छे प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, और आपके पास एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके रेज्यूमे में। तो इन जनरल रेज्यूमे कैसे होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपके स्किल सेट होते हैं, और प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट के ऊपर ही आपको ज्यादा क्वेश्चन किया जाएगा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो इंटर्नशिप के लिए प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाइए हैं, अच्छे खासे जो इंडस्ट्री में अप्लाई होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख के आप थियोरेटिकल प्रोजेक्ट्स नहीं, एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट्स बनाइए अच्छा खासा, उसको एंड टू एंड समझिए। तो क्योंकि आपको इंटरव्यू में जब इंटर्नशिप आप अप्लाई करोगे, इंटर्नशिप आर द इजीएस्ट वे टू गेट इन। तो उसमें आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने जो बनाया वो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, तो थ्योरी अंडरस्टैंड हो रहा है, तो आपको इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप्स फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटर्नशिप मिल गई तो आप फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकते हो, या डायरेक्ट जॉब में जा सकते हो। इंटर्नशिप और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के इंटरव्यू में फर्क ये होगा कि फुल टाइम में जब आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, विच इज पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंटर्नशिप के थ्रू ही जाए। तो उसमें आपको ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ क्वेश्चंस किए जाएंगे रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग थियरी, रिगार्डिंग वो कंपनी जो यूज करता है ना। तो उसके बेसिस पे आपको ज्यादा क्वेश्चन किया जाएगा, आप कल्चर फिट हो कि नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी फील्ड में कल्चर फिट इज समथिंग जो बहुत लोग चाहते हो ना, कि मतलब आप जो पहले 2 चीज के बारे में बात की, आप क्यूरियस हो, आप जल्दी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये जो 2 चीजें आपने दिखाई उनको, आपने एक एंथुसियाज्म दिखाया फील्ड, ये जो फील्ड के प्रति अपना अपना पैशन दिखाया, तो थोड़ा आपके पास नॉलेज कम होगा, फिर भी वो आपको ले लेंगे कि इसमें वो क्या बोलते हैं, ड्राइव है आगे पढ़ने की, तो हम इसको ट्रेन कर देंगे। तो ये चीजें जो सॉफ्ट स्किल्स है। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन। क्योंकि आप डेटा के फील्ड में जा रहे हो, तो ये फ्यूचर के साथ डील करता है, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हो आप कुछ, या फिर सीधा मतलब कुछ नया एक्सपेरिमेंट जो कंपनी करे, ऑर्गेनाइजेशन करे, उसके साथ इन्वॉल्व हो, तो आपका इंटरेक्शन सीधा सीटीओ, सीईओ, सीएफओ, को फाउंडर्स,
बड़े मैनेजर्स इनके साथ होगा, तो आपका कम्युनिकेशन पे आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा कम्युनिकेशन, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंग्लिश ही इज द प्राइम प्राइम हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, जो इंग्लिश है। तो उसके ऊपर हम्म, ग्रास आपका आइडियाज अच्छे से कम्युनिकेट कर पाना विदाउट स्ट्रेचिंग टू लॉन्ग, टू द पॉइंट बात करना, प्रॉब्लम के ऊपर बात करना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट रिक्रूटर्स लुक फॉर। तो इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने सारी चीजें बता दी। और रही इन लैंग्वेजेस की बात, तो ये ऑलरेडी इंटरनेट पे काफी बिल्कुल यूट्यूब चैनल्स भी हैं, और गूगल पे भी आपको ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बिल्कुल। वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेस इजिली मिल जाएंगे। इसमें ये एक पॉइंट मेरे को ये ऐड करना है कि आप छोटा कोई कोर्स ले लीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, बट ज्यादा पैसे मत खर्च कीजिए। तो अपस्किल करना अच्छा है तो अच्छा। थोड़ा खर्च तो आपको मतलब एक थोड़ा कुछ भी 4-5 हज़ार का कोर्स इजीली मिल जाता है मशीन हम्म, लर्निंग का, हम्म, मतलब डेटा साइंस का, वो ले लीजिए। क्योंकि उसमें कैसा है, आपको कंटेंट ऑलरेडी कोलेट करके दिया हुआ है, आपको कहीं ज्यादा देखने का नहीं, आपको बस लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और आपके पास अगर कंटेंट ओके। ऑलरेडी है तो आप 6 to 8 मंथ का आपका ये रोड मैप जो आपको दिया गया है उसको फॉलो करके आप थियरी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा। तो अब भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई डेटा साइंस में अपना करियर एकदम मतलब अच्छी तरह से एक्सेल करना चाहता है, ठीक है, मतलब वो एक अच्छा ग्रोथ, अच्छा प्रमोशन चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? क्या मास्टर्स और पीएचडी करना उतना यूजफुल होता है या नहीं? एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मेरे हिसाब से तो करोगे तो ऑब्वियस मतलब बेटर होगा, बट इफ यू हैव द टाइम, मतलब आपके पास अगर 2 साल है मास्टर्स करने के लिए, तो मतलब जा सकते हो आप लोग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर मास्टर्स करने के लिए गए हैं, इंडिया में मास्टर्स करें, बट इंडिया में ऐसा फॉर्मल, आई एम नॉट श्योर फॉर्मल मास्टर्स का कोर्स है या पीएचडी का। हाँ है है, आप कर सकते हो। यस यस। बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप स्किल डेवलप कीजिए। आपको अगर एक्सेल करना है तो आप मास्टर्स करिए ना करिए, बट अब अगर आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके साथ में आपको जो स्किल सेट डेवलप करना है वो आप खुद के मेहनत से करोगे। कोई कोर्स आपको या कोई मास्टर्स कोई पीएचडी आपको वो करने में हेल्प नहीं करेगा, वो आप खुद को ही करना पड़ेगा। तो उसका स्किल सेट बहुत सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, तो वो आपको करना, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एंड मैथमेटिक्स है, वो आपको जो लगता है वो करना पड़ेगा। तो मेरे इसमें आप करिए ना करिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप करोगे तो थोड़ा बहुत दिखेगा कि आपने स्पेशलाइज किया है, पर आपने स्पेशलाइज किया है, अब वो आपका रिक्रूटर नोट कर लेगा, ऑर्गेनाइजेशन नोट कर लेगा। उसके बाद वो क्वेश्चन सेम ही होने वाले हैं कि जो आप एक पीएचडी को पूछोगे, एक मास्टर्स को पूछोगे, बैचलर्स को पूछोगे। मेरे कोई मास्टर्स नहीं है, मैंने एक कोर्स ओके किया है। ओके ओके। सिमिलरली बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपस्किल करते हैं अपने आप को, फील्ड में आ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यूएस गए हैं, यूके यूएस गए हैं एंड ऑल मास्टर्स करने के लिए। उनको भी काफी अच्छी रेन्यूमरेशन जॉब वहाँ वहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे भी लोग मास्टर्स करके जॉब कर रहे हैं, नहीं करके भी जॉब कर रहे हैं। सो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तीनों इसमें एक चीज कॉमन है कि आपको आपका स्किल मास्टर करना पड़ेगा, जो बेसिक स्किल है वो आपको मास्टर करना पड़ेगा। तो तीनों से इतना फर्क नहीं गिरता है, स्पेशली इंडिया में आप कोई मास्टर्स कर रहे हो तो इतना फर्क नहीं गिरना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपका मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, यहाँ से हो, तो इट विल मेक अ डिफरेंस। उसके अलावा तो आई डोंट सी इट। एंड या फिर आप कोई बड़ा, मतलब ये जो बड़े कंपनी है टेक के, जैसे अपग्रेड हो गया या फिर व्हाइट हैट, बायजूस या ग्रेट लर्निंग, इनसे करोगे तो आपको प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत वो लोग हेल्प करेंगे। बट सब जगह एक चीज कॉमन है कि आपको अपस्किल करना पड़ेगा खुद से ही, पढ़ाई खुद से ही करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत हेल्प आपको कहीं ना कहीं से कोई चीज से हो सकता है, मास्टर से या किसी चीज से, बट अल्टीमेटली आपका स्किल ही मैटर करता है। सो ओवरऑल भाई आपकी बात से यही पता चला कि रादर देन डूइंग मास्टर्स पीएचडी, अगर हम लोग स्किल सीखें और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करें, अलग अलग एप्लीकेशंस पे काम करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू दिस डिग्रीज एंड ऑल दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब डिग्री का यही है कि आप थीसिस में अटक जाओगे, आप थ्योरी पढ़ोगे, आप एग्जाम दोगे, विच इज गुड, मतलब वो थियोरेटिकल फाउंडेशन आपका करता है, बट उसके साथ मतलब वो आपको जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए वो आप खुद बैठ के एक दिन, मुझे मास्टर्स का मतलब ये एक सेमेस्टर टारगेट नहीं है मेरा, मेरा स्किल टारगेट है। वो जब आप तक सेट करोगे, प्रोजेक्ट टारगेट है मेरा, वो आप सेट करोगे। वही लोग देख रहे हैं आजकल कि आपने कितने वेराइटी ऑफ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, लोगों के पास 50 सर्टिफिकेट है,
लेकिन एक सिंपल सा एप्लीकेशन का सवाल पूछ लो तो आंसर नहीं कर पाते। तो आपके पास फिर कोई भी एमआईटी का भी डिग्री हो, लेकिन आप ये आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब कोई यूज नहीं उसका। अब भाई मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कितना टफ होता है फ्रॉम अदर बैकग्राउंड से इस डेटा साइंस में एंटर करना, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो गए होंगे या जो अभी ग्रेजुएशन करते होंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सो अगर वो अभी डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यार मुझे डेटा साइंस में करियर बनाना है, सो कितना टफ है, मतलब क्या ज्यादा डिफिकल्ट होता है या मतलब काफी इजी है? ये तो मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि टफ कितना, इजी कितना, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, थोड़ा ये फील कैसा है ना, मतलब आप सॉफ्टवेयर में जाओगे तो आपका एप्लीकेशन स्किल के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, आप प्रोग्रामिंग कितना अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, लॉजिक कितने अच्छे तरह से समझ पा रहे हो। थियरी का इन्वॉल्वमेंट उसमें थोड़ा कम होता है वंस आप फ्रेशर एक निकल गए तो। लेकिन ये फील्ड में कैसा है, आपको थ्रू आउट योर लाइफ, मतलब जितना मुझे नॉलेज है, आई मे बी रॉन्ग, बट थ्रू आउट योर लाइफ एज अ डेटा साइंटिस्ट या एज अ प्रोफेशनल, ये फील्ड में स्टडी आपको करते रहना पड़ता है। तो वो लोगों को टफ लग सकता है, बट वंस आपको इंटरेस्ट आ गया है चीज में, तो वो आप एज पार्ट ऑफ दिस जॉब समझ लोगे आप। तो टफ ये चीज है कि ये मेंटेलिटी को फिट करना अपने दिमाग में। एक बार ये लर्निंग का, मैं वो वापस वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगर आपने लर्निंग का अपना, लर्नेबिलिटी का अपना ये मेंटेलिटी फिट कर दिया, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। इनिशियल नया, बहुत नई चीजें, हर दिन नया कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर जितना मतलब नया अपडेट होता है, उससे भी ज्यादा ये चीज नया। सॉफ्टवेयर फिर भी एस्टेब्लिश फील्ड है थोड़ा सा, ये फिर भी अभी नया नया कुछ नया नया चीज आता है। इसका पूरा 100% एप्लीकेशन अब तक लोगों ने समझ नहीं पाया, अभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अलग अलग चीज में। तो नया नया चीज आते रहेगा। तो टफ है, लेकिन टफ जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो चीज इजी है ना, वो आपको ना करियर में बेनिफिट करेगी, ना फाइनेंशियली बेनिफिट करेगी। तो जो बिल्कुल जो बिल्कुल। थोड़ी टफ चीज है, वो आप ये सोच के चले कि ये तो होने ही वाला है, मतलब, और उसको टैकल करने की कोशिश कीजिए, अपने स्किल सेट बढ़ाइए। और जो मतलब पहला जो इनिशियल फेज ऑफ क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, थोड़ा नर्वसनेस है, वो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वो कम होते जाएगा, आपको नॉलेज आती जाएगी, और फिर वो चीज इजी लगने लग जाएगी। मतलब जब मैं खुद ये फील्ड में आया, तो मैं फर्स्ट डे जब मैं पढ़ने लगा था, तो एक लाइन सबने पूरे क्लास में कोड कर दिया था, मैं वो कोड नहीं कर पा रहा था, और मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि यार अभी क्या करें इसका, ओके। मतलब ये लाइन कोड नहीं हो रहा है मेरे से। बट अच्छा अच्छा। वो होता है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो आता है, क्योंकि थोड़ा नया फील्ड है, आपको प्रोग्रामिंग आता नहीं, आपको कंप्यूटर फील्ड से है, तो आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, मतलब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब एक देखो मैकेनिकल इंजीनियर से पहले हम लोग एक इंजीनियर हैं, तो एक इंजीनियर बिल्कुल। कुछ भी सीख सकता है। और लोगों को ये डाउट है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले इसमें एडेड एडवांटेज है, लेकिन देखो, मैकेनिकल इंजीनियर वो कंप्यूटर के फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वाला बहुत मुश्किल से मैकेनिकल में आ सकता है। तो हमारा बिल्कुल हमने सही। इतना अलग, इतना टफ पढ़ाई किया, इतना, तो मेरे हिसाब से अब ये मतलब है, हमारा थोड़ा पढ़ाई टफ है ना। तो आप जा सकते हो, क्योंकि आप वो स्किल सेट, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है। मेरे जो मेंटोर है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने, जिसका आपको एग्जांपल है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, 20 लाख प्लस कमा रहा है, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर मेरे फ्रेंड है जो ये फील्ड में आए हैं। तो बैकग्राउंड छोड़ दीजिए, मतलब आप अपना पढ़ाई कीजिए, प्रोग्रामिंग इनिशियल हर्डल है, ओके वो एक ओके। बार क्रॉस हो गया तो कोई मतलब दिक्कत है, बट आप पढ़ाई करते रहिए, आप, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है यहाँ पे, वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। बस वही है। बहुत सही बात की भाई आपने। और दूसरा ये भी है कि अगर आपको कुछ अच्छा रिवॉर्ड चाहिए, अच्छा हम्म, सैलरी, अच्छा पैकेज, अच्छी लाइफ चाहिए, तो यार मेहनत तो करनी होगी, आपको सीखना तो पड़ेगा। आप बिल्कुल। आप सोचेंगे कि मुझे कुछ करना भी ना पड़े और आपको ज्यादा सैलरी मिले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं कंपनी नहीं आपको अगर बिल्कुल 20 लाख 25 लाख दे रही है, तो वो ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप भी उसको 50 लाख 1 करोड़ दें, है कि नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब वही इजी, कोई मतलब इजी चीज जल्दी रिवॉर्ड नहीं देती आपको, तो वही ध्यान में रखिए आप, थोड़ा टफ है। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब टू बी ऑनेस्ट, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स भी है, प्रोग्रामिंग भी है, ऊपर से कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, ऊपर से लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए। तो थोड़ा है, मतलब ये सब चीजें डेवलप होगी, पढ़िए आप, मतलब पढ़ते रहिए, डेवलप होगा, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, लोगों से बात कीजिए। सबसे, अगर आपको कंफर्म करना है कि आपको नॉलेज सही है नहीं है, तो मतलब आपका कोई भी, आप किसी के टच में आते हैं जो डेटा साइंस की फील्ड में काम कर रहा है, उसको अपने आंसर्स बताइए कि ये थियोरी है, इसको मैं ये तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है।
तो लोगों को एक्सप्लेन कीजिए, वो आपको बताएंगे कि ये सही है या नहीं है, आप ये इंप्रूव कीजिए, नहीं लोगों से डिस्कस कीजिए अपने स्किल सेट के बारे में। कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो कोई भी फील्ड में, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कनेक्शन का यूज करना, ये सब आप इंडस्ट्री में आओगे तो आपको पता चलते जाएगा। लेकिन ये एस्पेक्ट्स है मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप ये यूज कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपने बोला कि इंटर्नशिप पे भी कन्वर्ट होना चाहिए, तो अगर आप कोई लोगों को जानते हो जो ऑलरेडी फील्ड में है, वो आपको रेफरल दे सकते हैं ना। तो ये सब, ये एक सिर्फ एक डेटा साइंटिस्ट के लिए या मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, एक वर्किंग प्रोफेशनल का कौन सा क्या स्किल सेट डेवलप होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कनेक्शन बनाइए, लोगों से बात कीजिए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए, कि दबा के मत रखिए। मतलब जिस जो हमने डिस्कशन किया है उसको लोग बहुत सारा पैसा चार्ज करते हैं उसके लिए, उसका जरूरत नहीं है। आप लोगों से बात कीजिए, नॉलेज स्प्रेड कीजिए, आपको नॉलेज मिलेगा। एंड बस पढ़ते रहिए। तो वही एक मैसेज है फाइनल मेरे हिसाब से। तो भी ऑनेस्ट में बोलूँ ना, ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी, वो लर्नेबिलिटी लाना ही पड़ेगा। मतलब आप, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आगे जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो वो ऑटोमेशन रिप्लेसमेंट होने वाला है। और हमारा नाम ही हमारा मैकेनिकल है कि वो उसमें एक्सपेरिमेंट एक बार लैब में होता है, फिर लाइफ में नहीं होता, फिर वो मतलब प्रैक्टिकल में नहीं होता। लेकिन ऑटोमेशन का ये सीएनसी आ गया, उसमें भी कोड्स है ना, उसको भी लोग ऑटोमेट करके ला रहे हैं, पूरा प्रोसेस को बिल्कुल ऑटोमेट बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये अपना वो ये होता है ना, मटेरियल में डिफेक्ट, तो उसका लोग इंटरनल इमेजेस निकाल के लोग उसका शिपिंग, ऑयल इंडस्ट्री में काफी एप्लीकेशन है इसका। मतलब वो उसमें भी शिपिंग में लोग ऑयल में डेटा साइंस यूज कर रहे हैं, मटेरियल में डिफेक्ट निकालने के लिए इमेजेस ले रहे हैं इंटरनल, और उसका डिफेक्ट इमेजेस के ऊपर वो अल्गोरिदम पढ़ लेता है उसको, फिर नया मटेरियल देके उसमें डिफेक्ट है या नहीं है वो बताता है कि कभी फेलियर क्या है इसका। अपना ये होता है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड ऑल, तो वो सब कंसिडर करके कि ये कितना मटेरियल अच्छा है खराब है, वो सब भी प्रिडिक्ट करता है ये चीजें। तो काफी काफी सब जगह है। तो वो ऑप्शन नहीं है कि मैं मैकेनिकल में हूँ तो अभी कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा या अपस्किल नहीं करना पड़ेगा। आपको करना ही डिजिटल स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड है, आपको कुछ भी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब अब भाई मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ फाइनल मैसेज दें, जो भी डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आइदर वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो या नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो सजेशन तो बहुत सारा हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन एक कंक्लूजन लाने के लिए, आप मैकेनिकल हो नॉन, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, एक जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने, वो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स थे। ऐसे भी एग्जाम्पल थे जो ओके। बीकॉम जिन्होंने किया था, वो भी अपनी मेहनत से अपस्किलिंग की वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने ये फील्ड में आते हुए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंने फार्मेसी की कंपनी में जॉब करते हुए देखा है इन दिस फील्ड। एक ओके। मैकेनिकल इंजीनियर को मैंने सॉफ्टवेयर डोमेन में काम करते हुए देखा है। मैंने जिनसे सीखा है, जो मेरे मेंटोर थे वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। एक मेरे सिविल इंजीनियर फ्रेंड है वो इसमें है, कंप्यूटर साइंस वाले तो है ही। तो बैकग्राउंड भूल जाइए। मतलब हम मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात करें डेफिनेटली है, बट कोई भी जो भी आ रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उनको मैसेज ये है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर पेशेंस रखिए। लर्नेबिलिटी फैक्टर जो वो इम्पोर्टेंट है, वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। पढ़ना कैसे है, कितने जल्दी पढ़ना है, कितने जल्दी आप कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सकते हो, उस वो चीज़ के ऊपर, आपके बेसिक्स डेटा साइंस के, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि लोग जो मैं देख रहा हूँ एज अ फ्रेशर जिसको भी कंपनी इंटरव्यू करे, वो लोग बेसिक्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो एप्लीकेशन के थ्रू थोड़ा मतलब एक उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट करके थोड़ा पूछ रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें ही पूछ रहे हैं। तो बेसिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। वो बेसिक्स जो आपने पढ़ा है, आप खुद सवाल कीजिए कि ये बेसिक के ऊपर क्वेश्चन सामने से कैसे आ सकता है, ट्विस्ट एंड ये करके। इंटरव्यूज का वही है, बेसिक सवाल पूछे जाएंगे ट्विस्ट एंड टर्न करके होंगे कंपनी के हिसाब से एंड ऑल। तो आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, मतलब मैं खुद को कभी कभी इंट्रोस्पेक्ट करता तो बोलते हैं, मतलब तूने 3-4 दिन हो गए एक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, या फिर तू ये कर रहा था, कुछ तो सॉल्व कर रहा था, तो ये प्रॉब्लम है, उसके बारे में तूने सोचा नहीं, कुछ सोल्यूशन नहीं सोचा। तो मैं खुद से भी क्वेश्चन करते रहता हूँ। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, स्पेशली नॉन नॉन प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामर। वो लोग भी मतलब वो भी हमारे सिस्टम से निकले हुए हैं, वो भी थियरी पेपर्स के ऊपर ध्यान देते, क्लियर करने के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते। तो मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर, मैथमेटिक्स बेसिक्स, आपका प्रोफाइल बिल्ड कीजिए। मतलब प्लेस होने के लिए, कहीं कंपनी में जॉब करने के लिए आपका प्रेजेंस होना चाहिए, लोगों को पता चले कि आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने आपका रेज्यूमे अच्छे से बनाइए, थोड़ा कुछ आपका पर्सनल फैक्टर डालिए, अच्छा मतलब प्रोफाइल बिल्ड कीजिए, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाइए। एक चीज है यहाँ पे,
प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे तो गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स रखते हो। तो रिक्रूटर्स क्या करते हैं, ओके। आप मतलब भले ही कोई कंपनी में पोजीशन ना हो, लेकिन वो हम्म। रिक्रूटर रहेगा, उसके बाद आपका प्रोफाइल पहुंच गया है तो आपको ये बताना है कि आपने प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट रेज्यूमे में वन लाइन में आता है, बट आपको उनको उसको वो रिक्रूटर को आपको कोड देखना है कि आपने कोड क्या किया है, आपने उसको एक पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया कैसे। तो गिटहब करके एक पोर्टल है, वहाँ पे आप अपना पूरा सोल्यूशन डाल के रख सकते हो। वहां पे वो जाके चेक करके आपके पास सामने से आ सकते हैं लोग कि मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा गिटहब पे और बहुत अच्छा लगा मुझे, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है लेकिन आगे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, या एक कंसल्टेंसी जॉब है, पार्ट टाइम जॉब है, आप ले सकते हो हमारे लिए, आप हमें कंसल्ट कर सकते हो कि नहीं। तो आपका प्रेजेंस, आपका प्रोफाइल, कम्युनिकेशन, क्यूरियोसिटी, प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चीजें आप ध्यान रखो। पहले 6-7 महीने के लिए आपने 6-7 महीने स्पेंड कर दिए बेसिक चीजों के ऊपर, फिर आपको खुद आइडिया ही आ ही जाएगा कि आपको क्या देना है। इंटरव्यूज देते रहिए, तो आप एक बार प्रिपेयर हो गए तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है, हम ये डर जाते हैं कि मैं फील्ड से नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, इंटरव्यू में कैसे दूंगा एंड ऑल, और इंटरव्यू देते ही नहीं है। इंटरव्यू नहीं देते तो वैसे सिलेक्शन नहीं होने वाला, इंटरव्यू दोगे, अच्छा लगा नहीं लगा फिर भी एक चांस है आपका सिलेक्ट होने का। डरिए मत। एक ये कि एक रिस्क रिस्क जो है वो लेना ही, हमने मैकेनिकल पढ़ा है, ये फील्ड में रिस्क है। रिस्क सब जगह है, आप वो फील्ड में बहुत सारा टाइम रह के अच्छा पैसे नहीं कमा रहे, वो भी एक रिस्क है। आप अपने आपने अपना टाइम डाला है जो एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, आपका 20 से 30s है, वो आपको इस चीज में डेडिकेट करना है, सही जगह पे टाइम स्पेंड करना है कि आपको फ्रूट 30s में दे आपको। तो वो सोच के रिस्क लीजिए, मतलब जो रिस्क लेते हैं आपको रिवॉर्ड उतना ही मिलता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और एज अ स्टूडेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 ईयर इज इनफ, और आप स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर में आपको पढ़ाई करना है, 1.5 ईयर इज इनफ। आप एस्पिरेंट हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में 1.5 ईयर इज इनफ। साइड बाय साइड आप ये करते रहो, अपना मैकेनिकल भी पढ़ते रहो, क्लियर कर दो। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करना इंपॉर्टेंट है, बीच में मत छोड़ दो, वो साथ में करते रहो ये पैरेलली। बेसिक्स पे ध्यान दो, प्रोफाइल रेडी करो एंड इंटरव्यूज देते रहो, और आपको खुद को आइडिया आ जाएगा आपको किस चीज पे पढ़ाई करना है, किस चीज में नहीं करना है। एंड पेशेंस रखिए, मतलब पेशेंस लूज आउट हो जाते हैं लोग, बट पेशेंस इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 4-5 चीजें ध्यान में रख के मेहनत करते रहिए, आपको डेफिनेटली मतलब रिवॉर्ड मिलेगा उसका। तो फाइनल मैसेज ये 4-5 पॉइंटर्स के ऊपर ही है जो सबको पता है, लेकिन फिर भी एज कमिंग फ्रॉम समबडी हु इज इन द फील्ड रीआइटरेट करना चाहता हूँ कि ये 4-5 चीजों के सबको पता है, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट से सबको पता है, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, सबको पता है, नए नए चीज सीखना चाहिए, लर्नेबिलिटी होनी चाहिए, सबको पता है, पेशेंस रखना चाहिए। फिर भी मैं रिआइटरेट करता हूँ कि जब कॉलेज में थे तो पता था, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस रहता है। स्टूडेंट आप अभी समझते समझ के तो बहुत अच्छी बात है, बाहर आपके तो आप मतलब ग्रेजुएशन हो गए और आपके उसके ऊपर बेसिस काम करना चालू कर दो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये मेरा फाइनल मैसेज है। ग्रेट। और आई होप जो भी चीजें आपने बताई है उन्हें एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि हमने काफी पॉइंट्स कवर कर लिए। मुझे लगता है ओवरऑल सभी कुछ कवर हो गया, बट इसके अलावा भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और हमारा मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, उन्हें अगर कुछ डाउट है, किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो वो चीज वहां से भी पूछ सकते हैं। And once again, thank you very much for giving your precious time. And I hope this will help lots of students. बिल्कुल, आई होप दिस, Uh, मतलब इसका बस मेरा गोल यही था कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कई जगह पे मैं से कुछ मिस्टेक हो सकती है, मैं भी इंसान, तो कुछ भी हो सके, आप यू कैन रिकन्फर्म, आप देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। बट यार टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज, जितना नॉलेज मैंने गेन किया है वो मेरा पहुंचाना ये था। थैंक यू ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए, लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए, एंड लोगों को नॉलेज देने के लिए चीज के बारे में। थैंक यू सौरभ, थैंक यू वंस अगेन। अब आपसे विदाई लेने का समय हो रहा है, सो अब इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर। सेम टू यू भाई, टेक केयर।